स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है हाँ और आपने गलत एंट्री ले लिया, कुछ कर लिया, तो आप होल्ड कर सकते हो। तो एक क्वार्टर में मान लो मेरे लिए कोई बड़ा फेवरेट स्टॉक होगा ना, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो मेरे लिस्ट में ही नहीं होगा वो। जो अच्छा रिजल्ट्स आएंगे वही मेरे क्राइटेरिया में आएंगे और मैं उन्हीं को ही ट्रेड करूँगा। तो मार्केट को एज ए करियर मानना चाहिए, एज ए बिजनेस मानना चाहिए। ट्रेडर जो है ना वो 100% कभी नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी ग्लिचेस तो आएंगे ही आएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत है हमारे नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रकाश जी। और प्रकाश जी एक बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेडर या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और ये यूज़ करते हैं ईएमए को और आरएसआई को अपना ट्रेड करने के लिए। बट इनकी मेथड में सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा है वो अच्छा लगा है कि इनका स्टॉक सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है, इनका स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। सो बेसिकली ये ऐसा बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर हाई ग्रोथ वाले स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ और जब भी वो अच्छी अपने टेक्निकल के बेसिस पे, ये आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे, जब भी वो अच्छे लेवल पे आते हैं ना तभी मैं उनको बाय करता हूँ। तो ये पूरी मेथड उन्होंने हमारी ये वीडियो में एक्सप्लेन की है कि कैसे वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और पर्सनल लेवल पे मुझे इनका ये स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो भी क्राइटेरिया डाले हैं और जिस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होते हैं ना, वो होने के बाद हमारा रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक को सिलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दो स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस की है, पूरी डिटेल में इन्होंने बताई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को डायरेक्टली हमारे पॉडकास्ट में लेके जाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि ये कैसे करते हैं और इनका पूरा प्रोसेस क्या है। बट सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसे ही लर्निंग वाले वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जब भी नेक्स्ट हमारा कोई भी अच्छा एक पॉडकास्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं और सीखते हैं कि ये प्रकाश जी का स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या है और कैसे ये ईएमए और आरएसआई को लेकर एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। चलिए जाते हैं वीडियो में। आपने मुझे जो भी फ़ोन पे बताया वो हमें आपके बैकग्राउंड के बारे में मालूम है, हाँ जी। बट आप थोड़ा और डिटेल में बोलना चाहोगे, जैसे आप स्टॉक मार्केट में आपने कैसे एंटर किया, आपका एक्सपीरियंस क्या था और आप बेसिकली आपकी एक बैक स्टोरी अगर आप बता सको तो। मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ और मैंने वहाँ पे 10th तक मैंने एजुकेशन वहाँ पे लिया। देन आई दिल्ली आ गया था। उसके बाद दिल्ली के बाद 12th और ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे किया और बीकॉम किया मैंने। देन बीकॉम के बाद मैंने कुछ साल इकोनॉमिक्स की टीचिंग कर रहा था मैं कोचिंग सेंटर्स में। देन कुछ साल के बाद फिर मैंने सोचा कि कोचिंग सेंटर से जो है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि 6 मंथ्स आप एम्प्लॉयड रहते हो, मतलब एम्प्लॉयड इन द सेंस कि बच्चे आते हैं, 6 मंथ थोड़ा नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पे एमबीए का बड़ा वो था और मुझे थोड़ा सा फाइनेंस को लेके इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो मैंने सोचा आई डिसाइडेड कि एमबीए करूँगा मैं करके। तो जब मैंने एमबीए करा 2009 9/11 वाला बैच था मेरा, ठीक है। उसके बाद एमबीए करने के बाद जैसे कॉलेज की प्लेसमेंट होती है तो ऐसे ही मेरी भी प्लेसमेंट हुई और प्लेसमेंट हुई मेरी आईसीआईसी डायरेक्ट में। जो मेरा पहला जॉब था आईसीआईसी डायरेक्ट था और वहाँ पे फिर मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को लगा, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जब कलीग्स वगैरह जो थे या लंच टाइम वगैरह पे ना स्टॉक मार्केट की बातें होती थी। ऑल्दो मैंने एमबीए में पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे स्टॉक को बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, डेरिवेटिव्स की भी चैप्टर्स थे उसमें एमबीए के टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें पढ़ा था मैंने, बट मुझे इतना नहीं पता था कि यही करना है मुझे करके। फिर जब मैं ब्रोकर के वहाँ पे काम किया कुछ दिन, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया। आई थिंक 3 महीने करीब मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा जॉब। वहाँ पे फिर मैं स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ फिर, क्योंकि मेरे आसपास वाले जो क्यूबिकल्स में बैठते थे लोग, तो वो स्टॉक की बातें करते थे, फ़ोन कर करके लोगों को बताते थे कि ये स्टॉक बाय करना है या ये स्टॉक सेल करना है। तो मैं उनको पूछता था कि क्या चीज़ें होता है करके ना, कैसे। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनसे हम लोग उनको टिप्स वगैरह देते हैं, तो जो जो भी वो बाई सेल करते हैं हम उसे ब्रोकरेज जनरेट करते हैं और कंपनी को उससे बेनिफिट होता है।
तो मैंने कहा इतना इजी है तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो कहते हैं हाँ आप कर लो, क्योंकि जब ऐसे डायरेक्ट में जॉब लगती है किसी की तो वहाँ पे क्या होता है कि तीनों 3 in 1 हाँ अकाउंट वो खुलता बड़ा है चला, वो ट्रेंड बड़ा चला था, हाँ 3 in 1 3 in 1। तो सेविंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट सारे खुल गए थे। तो मेरे पास जो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो कुछ 15-20 थाउजेंड होंगे उस टाइम पे। तो मैंने कहा मैं ट्रेड करता हूँ। अब क्या ट्रेड करूँ मुझे नहीं पता उस टाइम पे ना, तो जो वो बोलते थे तो मैं वो करता था कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। तो जैसे सबका बिगनर्स लक होता है, तो पहले दिन जब मैंने ट्रेड किया तो कुछ 500 रुपये करीब कुछ प्रॉफिट हो गया मेरे को। ओके। तो मुझे लगा यार बड़ा सही चीज़ है ये, तो क्यों इतना ज़्यादा मतलब फ़ाइट हो रहा है ये जॉब वगैरह ये सब करने के लिए, तो यही करता हूँ मैं। तो फिर मैं 2-3 दिन किया, उसके बाद जितने भी ट्रेड किए तो मेरे को लॉस होता था। तो मैंने कुछ गड़बड़ है जो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और सिर्फ लोगों की बातों पे आ रहा हूँ, मतलब जो बोल रहे हैं मेरे को कलीग्स वगैरह वैसे कर रहा हूँ करके। ओके। फिर कुछ दिन करा मैं ऐसे, तो 2-3 महीने के बाद मैंने जब जॉब छोड़ा वहाँ पे, जॉब छोड़ने का रीज़न ये था कि वो मुझे लेके तो गए थे किसी और प्रोफाइल के लिए, बट वो प्रोफाइल नहीं था, तो मुझे जाना था रिसर्च टाइप के कुछ प्रोफाइल में। हाँ। तो फिर मैं उस जॉब को छोड़ के फिर कुछ दिन मैं घर पे रहा, इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी करा। और वो लोग आपको क्या दे रहे थे काम करने के लिए? काम मुझे दे रहे थे कि आपको एक तो इंश्योरेंस बेचना हाँ मैं है समझ। ना, और एक इंश्योरेंस का भी था, और कहते थे कि टारगेट है हर महीने का। और मुझे ना सेल्स से बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्स मुझे पसंद नहीं है, हाँ। बट मेरे को बड़ा डर लगता है कि कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं समथिंग टू सेल। वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम लगता है मेरे को। मेरे वैसे काम करवा लो 10-15 घंटे में कर लूँगा, बट ये चीज़ नहीं कर सकता मैं, किसी को कोई चीज़ सेल करना। तो वो क्या होता था कि बोलते कि सबका टारगेट है, ब्रांच में भी जो हेड थी मैडम थी हैं, तो उनका भी टारगेट हुआ करता था कि जब मेरा टारगेट है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो करके। तो मैं कुछ दिन तो हनीमून पीरियड टाइप का काटे, फिर उसके बाद मैंने जगह प्रेशर हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। उसके बाद फिर मैंने एक डियोन ग्लोबल करके कंपनी थी, रिसर्च की कंपनी है, वो ज्वाइन किया मैंने उसको। वहाँ पे फिर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब आप अर्ली 2012 से लेके ना मैं स्टार्ट हो गया था ऑप्शंस में ट्रेड करना। ओके। क्योंकि मेरे जो डियोन ग्लोबल में मेरे कलीग्स थे वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, निफ्टी वगैरह का ही ट्रेड होता था उस टाइम पे, तो वही पीसी बाइंग सेलिंग होता था। तो मैं वो करने लगा, तो कुछ दिन तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसमें स्टॉक में क्यों इतना वो करना है। और क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है बहुत जल्दी होता है, आपको जो भी मिलता है ना बड़ी बहुत जल्दी मिलता फास्ट है, मिलता है। 10,000 का 5,000 मिल गया इस टाइप का करके। तो बट शुरू में तो थोड़ा कभी प्रॉफिट कभी लॉस हुआ, बट ये कंटिन्यूसली जब मैं देखता था अपना कि इस महीने का क्या हुआ मेरा, कि प्रॉफिट हो रहा है मेरे को लॉस हो रहा है, तो जब मैं पूरे साल 1.5 साल का देखा, मैंने कहा हर महीने तो लॉस हो रहा है मेरे को। बट क्या होता था कि जो प्रॉफिट वाली खुशी है ना वो तो रहता था याद, लॉस वाला गम भूल जाते थे। करेक्ट। तो वो करता रहा मैं कुछ दिन, 3-4 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी मैंने डियोन ग्लोबल में। उसके बाद देन फिर मैंने डिश टीवी में ज्वाइन किया, जो जी का पार्ट है, जी न्यूज़ वगैरह का। तो वहाँ पे मैंने 3 इयर्स काम किया। वहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया लगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उससे पहले मैं कुछ नहीं करता था, जो जैसे बोलता है कि ये पी ले लो इसका या सी ले लो, मैं ऐसे ले लेता था। फिर जब मैं वहाँ पे डिश टीवी में ज्वाइन किया तो मैं इन्वेस्टर रिलेशंस में था। तो उसमें क्या होता था कि मैं ब्रोकर वगैरह से डेली बेसिस पे बात करता था। ब्रोकर इन द सेंस कि जैसे CLSA है, अच्छा, एडिलवाइज डिश है। टीवी। हाँ, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। हाँ तो मैं इन्वेस्टर रिलेशंस में था, तो मैं क्या करता था उनसे डेली बेसिस पे बात करता था। मतलब आप जो भी उनको रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए हाँ या जो हाँ भी डेटा चाहिए हाँ, वो डेटा आप चाहिए। देते थे? तो वो जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालते हैं, हाँ। और एक रिजल्ट से पहले रिपोर्ट निकालते हैं और एक रिजल्ट के बाद भी निकालते हैं कि करेक्ट। रिजल्ट कैसा रहा करके। तो वो सारे जो इनपुट्स हैं वो हमसे लेते थे जिस टीम में मैं था। करेक्ट। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैं डेली बेसिस पे बात तो करता था, बट कभी मैं डिटेल में नहीं घुसा कि मुझसे ये चीज़ें क्यों पूछी जा रही है। अच्छा, मतलब आप ये नहीं सोच रहे थे कि वो रिपोर्ट बनाने वाले हाँ, रिसर्च टीम वाले ये सब क्यों क्यों कर रहे पूछ हैं? रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मेरा तो जॉब है, तो मुझे मांगेंगे कि रेवेन्यूज़ कितना आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है बताओ। बट हम तो हर चीज़ नहीं बताते थे, बट जितना बताया जा सकता है, जितनी हाँ, जो मैनेजमेंट की पब्लिकली गाइडेंस दे होती है, सकते थे। हाँ हाँ। वो देते थे हम लोग।
बट वहाँ पे मुझे ये पता चला है कि जो ये ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, तो कुछ लोग जो है ना बड़े बड़े क्लाइंट को हैंडल करते हैं और उनके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। करेक्ट। तो अब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और उसमें कुछ शायद उनका कमीशन होता था उस टाइम पे, तो उस तरह का करते थे। वो कहते थे बड़ा अच्छा काम है, कई कई स्टॉक मतलब कई कई ऐसे जो बड़े जल्दी ग्रो किया उन लोगों ने। तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा इसको ना डिटेल में घुसना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। बिकॉज मुझे 3 इयर्स डियन ग्लोबल में मैं क्या करता था, फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह बनाता था। फाइनेंस का ही काम था, पूरा रिसर्च का काम था। और वो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, यही सब करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह भी मैं करता था। बट जब यहाँ आया मैं डिस्ट्री में, ये इस तरह का काम है, तो सारा मिक्स जो है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही था मेरा सारा काम। बट मैं उसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं कर रहा था कि करना क्या है करके। करेक्ट। देन फिर जब मैंने डिस्ट्री छोड़ा, तब मैंने एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ। एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम करता हूँ वहाँ पे गुड़गांव में। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं बुक्स पढ़ पाऊँ। पहले मैंने कभी स्टॉक मार्केट पे ना इतने जो 6-7 साल मेरे चले गए, 5-6 साल, तो मैं उसमें कभी बुक्स वगैरह नहीं पढ़े। खाली ऐसे ही कोई टीवी में किसी ने कुछ बोल दिया मुझे, मैंने ले लिया, या मेरे फ्रेंड या सर्कल में किसी ने बोल दिया कि ये वाला स्टॉक ले लो, ले लिया, इस तरह का मैं करता रहा। बट पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन करने के बाद क्या हो कि बुक्स की एक्सेस हो गई मुझे। और वहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं पब्लिशिंग कंपनीज़ के, तो उनको जो रिव्यू कॉपीज़ होते हैं ना, वो वहीं रखे रहते हैं। आप उनको पढ़ सकते हो लेके, मतलब एम्प्लॉइज़ के लिए फ्री होता है वो रिव्यू कॉपी, मतलब सैम्पल कॉपी मान लो। करेक्ट। तो मैं रहता था दिल्ली में, और दिल्ली से गुड़गांव जाना आना, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, और कैब में जाता था मैं। बहुत सुना है उधर ट्रैफिक का तो बहुत ही, बहुत ज़्यादा मतलब है, मेरे हिसाब से एक रास्ता है कोई दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करता है, वहाँ पे हमेशा जाम ही होता है। हमेशा हमेशा। अभी भी जैसे मैं, अब तो मैं नोएडा शिफ्ट हो गया हूँ। उसको क्या बोलते हैं वो एरिया को, धोला कुआं। धोला कुआं वाला रूट, हाँ हाँ। अब दोनों तरफ से, चाहे चाहे आप धोला कुआं से चले जाओ, एक दूसरा रूट भी है। आप किसी भी रूट पे चले जाओ तो 2 आवर्स तो जाने का है और 2 आवर्स आने का है। कभी कभी आते टाइम 3 आवर्स भी लग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या, कैब में जाते थे, तो करें क्या, अब कोई किसी से ज़्यादा इतना मतलब बातचीत शुरू में नहीं होता था। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं स्टॉक मार्केट में हूँ इतने सालों से, तो मुझे ना कुछ पढ़ना वढ़ना चाहिए करके। तो जो बुक्स वगैरह है मैंने पढ़ना चालू किया। तो फिर पढ़ा भी मैंने बुक्स कौन सी, ऑप्शन वाली। स्टॉक रिसर्च पे नहीं गया मैं। ओके। ठीक है, तो ऑप्शन की बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके एक बुक है बड़ी अच्छी, तो उसको पढ़ा। मैंने कहा यार ये बड़ा सही चीज़ है, क्योंकि आप इससे हेजिंग भी हो जाती है, और बाइंग सेलिंग बोथ साइड लेके हेज कर लो। कौन सी बुक थी वो? ऑप्शन एज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी मोटी सी बुक है वो। इतनी इतनी मोटी का भी बुक है, कुछ 4-5 thousand के अराउंड में है वो। तो हमारे लिए तो वैसे ही था, तो मैंने कहा पढ़ लेता हूँ। तो उसमें क्या है, स्ट्रैटेजीज थे बहुत सारे। ओके। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ऑप्स्ट्रा जो है ना, जिसमें लोग ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैं उस पर वो स्ट्रैटेजीज लगा लगा के देखता था। मैंने ट्रेड नहीं करी, मैं खाली देखता था क्या होता है इससे, कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता है करके। तो बड़ा प्रॉफिटेबल दिखता था उसमें, कोई भी स्ट्रैटेजी मैं उसमें यूज़ करता था। और एक्सेल शीट्स बनाने लग गया मैं ऑप्शन का। क्या मेरे को ना बड़ा एक्सेल से बड़ा प्यार है। हाँ, मैंने देखा आपके एक्सेल। तो अभी सर आगे दिखाने वाले हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि मैंने सारे लिंक करने लग गया एनएससी का डेटा एक्सेल शीट में। मतलब पूरा ऑप्शन चेन आ रहा है, उसमें भी सब कैलकुलेट हो रहा है, कहाँ कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, पुट राइटिंग कहाँ हो रही है, इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे एक्सेल शीट्स बनाए मैंने। बट ये सब करने के बाद भी मैं जितने भी ट्रेड मारे मैंने, इवन स्ट्रैटेजी लगा लगा के, मैंने कभी नहीं कमाया ऑप्शन में। ओके। 2-2.5 साल मैंने किया ऑप्शन भी। फिर कुछ बीच में शायद 7-8 महीने मैंने फ्यूचर्स पे भी अपना हाथ आजमाया। मैंने कहा फ्यूचर्स करके देखते हैं, बड़ा अच्छी चीज़ होता है, क्योंकि उसमें टाइम डिके नहीं होता। तो फ्यूचर्स को भी हेज करता था। फ्यूचर्स को भी हेज कर सकते हैं ना, जैसे आप फ्यूचर्स बाय कर लो और एक पुट ले लो उसकी, तो स्टॉक में आप हेज कर सकते हो, है ना। तो वो स्ट्रैटेजीज भी करी मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने कमाया नहीं, इन 7-8 साल में मैंने कमाया, अच्छा कभी कमाया और कभी करा, बट जब नेट जो है ना, वो मैंने नहीं कमाया, मतलब इतने सालों में। तो फिर मैंने कहा यार जब इतने साल हो गए, मैंने सब चीज़ ट्राई कर ली, ऑप्शन भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया, और ऐसा नहीं कि मैंने बिना पढ़े करा, पढ़ लिख के ही करा सब कुछ, है ना, स्ट्रैटेजीज यूज़ करे, और मुझे सारे टर्म्स एंड ये सब क्लियर थे, क्योंकि इतने पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है। बट तभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। जो मैं
नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझे सूट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन गलत है, फ्यूचर गलत है, हाँ, शायद अपने को सही अपने को नहीं आ ही रहा नहीं है। जम रहा है वो। हाँ, तो मैं ऐसे सुनता हूँ लोगों से कि बहुत अच्छा कमाते हैं लोग ऑप्शंस में, है ना, फ्यूचर्स में भी अच्छा कमाते हैं। तो मे भी हो सकता है मुझे सूट नहीं करा हो, क्योंकि सबका एक ना माइंड सेट होता है, रिस्क होता है और हाँ। सब कुछ चीज़ होती है अलग अब अलग। मेरा माइंड सेट है कि मेरे को थोड़ा सा ना वो चाहिए, पीसफुल काम टाइप के चाहिए। मैं वो सब हैंडल नहीं कर पाता कि अगर अचानक 50,000 बढ़ जाए और अचानक 50,000 गिर जाए ना, तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो मे बी उसकी वजह से फिर मैं स्टॉक में शिफ्ट हुआ। अभी सर ये आपको पता चलने के लिए कितने साल चले गए? 7 साल करीब गए, 7 साढ़े 7 देखो साल। मैंने ये सवाल क्यों पूछा पता है? हाँ जी, क्योंकि हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर की ना एक जर्नी होती है। हाँ जी। उसमें वो क्या करता है, जैसे अभी कोई मुझे देखता होगा तो वो बोलता रहेगा कि विजय जी इक्विटी में काम करते तो मैं इक्विटी में करूंगा, हाँ, बट शायद इक्विटी उसको सूट ही ना करे, बिल्कुल। क्योंकि इक्विटी एक बहुत ही बोरिंग थोड़ा हाँ, चीज़ है, पेशेंस वाला काम है, हाँ, पेशेंस वाला काम है, जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद उसको ऑप्शन सूट करता हो, पर वो मुझे मुझे करने की कोशिश करता हो। वो ऐसा सोचेगा कि विजय भाई कर रहे हैं तो शायद ये अच्छा ही होगा। तो मैं भी आपको बोलूँ, मेरा भी 7 या 6 साल के बाद मुझे पता चला हाँ, कि स्टॉक मार्केट में सही पैसा कमाने का तरीका क्या है। क्या है, बिल्कुल। और जब अब मुझे पता चला है तो मैं पिछले 3-4 साल से वही तरीके पे मेहनत कर रहा हूँ, उसको और बेटर करने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है ना कि एक तरीका मेरा बेटर हो गया है, तो अब मैं दूसरा एवेन्यू ट्राई करने हाँ, की ढूंढ कोशिश कर सकते रहा हैं, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसीलिए मैंने नहीं, पूछा मुझे आपको। मुझे इसमें ये लगता है कि जब जैसे मैंने 2012 में मैंने स्टार्ट किया, हाँ, तो मेरा जो ये 7-8 साल शायद नहीं जाते हाँ। अगर उस टाइम पे इंफॉर्मेशन आज के टाइप के अवेलेबल होते। उस टाइम ना यूट्यूब चैनल इतने थे, हाँ, 12 के टाइम पे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, और हाँ, स्टॉक मार्केट नहीं, की बातें बहुत ज़्यादा। पहली बात तो 12 और 2012, 13, 14 मुझे लगता है यूट्यूब चलाना भी एक लग्जरी होता था। हाँ, और वो जो क्या कहते हैं, डेटा वगैरह इतना ज़्यादा महंगे हाँ, थे वो तो तो नहीं कर 2017 पाते के थे। बाद ही हाँ, हाँ। सस्ते हुए ना। और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। और आज जो लोग आते हैं मार्केट में, आज उनको अगर 1 साल भी अगर वो गुजार लें मार्केट में, कितना यस, सारा आज इन्फॉर्मेशन तो है। इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली डेकमा का हुआ था, जो आपने डिफाइन एज का बोला। हाँ, 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 मैं वो कॉन्फ्रेंस में गया था, तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि लोगों का तरीका क्या क्या है। बिल्कुल। तो आपको एक ये मिलता है, आइडिया मिलता है। बाद में एक हाँ, चेन्नई में एक इवेंट होता है, तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन करके, उनका साल में 2 इवेंट होता है, प्योरली फंडामेंटल बेस्ड। ओके। तो वहाँ पे भी अगर आप जाओ तो आपको आइडिया मिलता है कि क्या है। क्या क्या चीज़ें अब हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इवेंट्स में जाके पैसा खर्चा करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मैं अपने टाइम को खर्चा करके पता लगाऊँ। सीखने के लिए, हाँ, क्योंकि उसमें जैसे पूरा आपने 7 साल गवाए, मैंने भी 7-8 साल गवाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सोचो कि अगर आप पैसा देके वो 7-8 साल के चीज़ को जल्दी से सीख जल्दी लो, सीख सकते हैं, हाँ। तो आपका टाइम कितना बचेगा। और यूट्यूब कोई ख़राब चीज़ नहीं है। यूट्यूब में ना बहुत अच्छे लोग भी हैं, हाँ, और कुछ लोगों की वजह से यूट्यूब में लोग ना वो तो है भरोसा सर। नहीं करते। अब कुछ लोग जो हैं ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं यूट्यूब का, मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आजकल यूज़ करता हूँ, इवन फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, कुछ कुछ पॉइंट कहीं कहीं से आए हैं। ऐसा नहीं, अब कुछ बुक से हैं, कुछ किसी वीडियो से मैंने देखा हुआ है, यार ये चीज़ सही है ना। तो करेक्ट। अब जैसे ईएमएज है, तो कोई मैंने वीडियो देखी थी, कोई चैनल था, किसी को, क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह मैं देखता था, अभी भी देखता हूँ, क्योंकि नॉलेज तो जितना लेना आते चाहिए, रहेगा राइट। लेना चाहिए। तो मैंने वो ईएमए जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ से सीखा, बिकॉज नहीं तो लोगों को लगता है ईएमए ही तो है नॉर्मल। ईएमए कितना पावरफुल है, उसको अगर समझ जाए लोग तो और ज़्यादा कुछ इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है, अगर Right. उसको ढंग से यूज़ कर लें। करेक्ट। और चाहे वो फंडामेंटल हो, अब मान लो आपको नहीं पता है कि सेल्स ग्रोथ या ईपीएस आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बुक पढ़ने से अच्छा अगर यूट्यूब में सर्च कर दो तो ऐसी ऐसी वीडियोस आते हैं, हर एक एक टर्म को बढ़िया से समझाते हैं, है ना। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिसमें कि सिर्फ फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोग ही स्टॉक मार्केट में घुसते थे। अब नॉन फाइनेंस वाले भी घुस सकते हैं, उनको भी समझ में आता है आजकल, है ना, क्योंकि इतने इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और बुरे लोग तो सर, अभी समझो अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से 100 तो बुरे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर 100 है तो उसमें से 20 तो बुरे मिलेंगे ही बिल्कुल मिलेंगे। मिलेंगे, और अगर 20 है तो उसमें से आपको 5 तो बुरे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 5 है तो 1-2 मिलेगा ही मिलेगा। तो
अच्छे बुरे सब जगह पे है, जगह बट ये एज अ ऑडियंस हमारा काम है कि हमें किसे फॉलो करना है, क्या करना है। हाँ, और थोड़ी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। आप अगर कोई आपको ये दिखा रहा है ना कि ये स्क्रीनशॉट, आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट, गाड़ियाँ और पैसा, इंस्टाग्राम खोल लो या चाहे आप कोई वो टेलीग्राम तो खोल लो, कुछ भी सर खोल लो। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि चोर वहाँ पे, मतलब चोर नहीं, मैं ऐसे बोलूँगा कि स्कैमर आपको वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे लालच है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लालच नहीं होगी तो स्कैमर क्या करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल। हाँ, जब लोग ही अवेयर हो जाएं तो हाँ, स्कैम कर ही नहीं सकता वो कर ही किसी नहीं तरीके सकते से। ना। बिल्कुल। और आज के ज़माने में भी ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं और ऐसे ऐसे एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहे हाँ हाँ, हैं, जो मैं भी भाई जानता हूँ कुछ सीए लोगों है, को। हाँ जो बिल्कुल। भाई एमबीए फाइनेंस है, और मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ कुछ बड़े पोस्ट पे भी लोग होते हैं डायरेक्टर लेवल पे, जिनके साथ भी ये स्कैम बिल्कुल होते हो हैं। जाता है। बट क्या है ना कि आदमी बड़ा अपने ओहदे से या अपने पढ़ाई से नहीं बनता है, अपनी समझदारी से बनता समझदारी से है। बनता है, हाँ। तो उनके अंदर जो वो लालच वाला एलिमेंट होता है ना, हाँ, वही उसको चाहिए। वही जो आपने वर्ड बोला ना, लालच, हाँ, इसी की वजह से ही स्कैम होते हैं। अगर कोई ये मान ले कि नहीं, हमें लालच नहीं करना है, एक इजी तरीके से, अच्छी तरीके से भी कमाया जा सकता है पैसा, तो आई थिंक नहीं होगा, स्कैम कम हो जाएंगे। और ये जो आसाम से आपने बोला ना, मैं उड़ीसा से हाँ हूँ। उड़ीसा से हो, तो अभी रिसेंटली आसाम में एक स्कैम के बारे में पता चला था, कुछ 2-2.5 हज़ार करोड़ का हुआ हाँ था। हाँ हाँ, मैंने तो भी अभी सुना उसमें था। मज़े की बात देखो, मतलब ये आउट ऑफ द टॉपिक बात हाँ है। हाँ हाँ उसमें मज़े की बात क्या है कि वो स्कैमर्स ने लोगों को बोला कि वो हर महीने मेरे ख्याल से कुछ 10 या 20% रिटर्न देगा। हाँ, ये ठीक बहुत है, ज़्यादा है। तो लोगों ने उसको पैसे दिए, और लोग देते गए देते गए देते गए देते गए, और उनको भी जब तक मिला तब तक अच्छा लगा। हाँ, बेसिकली वो उनके पैसे में से ही उनको रिटर्न दे रहा समझ था। गया समझ गया। तब तक वो किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, तब तक मिल उन्होंने रहा है। किसी को कंप्लेंट नहीं किया। ठीक है। जब उनका पैसा डूबा तब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। तो ये क्या बात हुई? जब तक आपको पैसा मिल रहा था तब नहीं बोल रहे तब थे तक आप। आपने शक नहीं किया, बिल्कुल। और जब आपको पैसा मिलना बंद हो गया तो वो स्कैमर हाँ, बन गया। भाई वो स्कैमर पैदा ही हुआ था आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपकी डिमांड थी और वो डिमांड को उसने पूरा किया। हाँ, नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अरे सर ये तो इतनी बार हो चुका है जमाने ये, से तब हो भी रहा नहीं लोग समझ रहे हैं। होता है है ना, ही रहता कम है, से राइट। कम बड़े बड़े इतने स्कैम हुए, पॉन्जी स्कीम्स ही होते हैं शायद ये यस, ना, वही है है ना। वही है। तो अब इतने स्कैम्स हो गए, लोगों ने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा कभी, या टीवी देखा ही होगा, या नहीं देखा होगा, तब भी लोग फंस जाते नहीं, हैं। जब अपने पास आता है तो अपने को लगता है कि नहीं ये स्कैमर नहीं होगा। हाँ, ये वाला नहीं होगा। हाँ, तो सर इतने साल आपने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद आपने बोला कि आपको स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा हाँ जी। इंटरेस्ट हुआ। फिर अभी जो आप मेथड को फॉलो कर रहे हो, वो मेथड क्या है? और वो मेथड आपने कैसे, आपका उसका पूरा प्रोसीजर क्या है? ठीक है। और आपने मुझे बोला कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। हाँ, आप स्विंग भी कह सकते हो इसको, और इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी शॉर्ट कह टर्म भी सकते कह हो, सकते हैं। क्योंकि स्विंग में क्या होता है ना, एक स्विंग एक पर्टिकुलर एक टाइप का ट्रेडिंग हो जाता है। हाँ। बट ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी, तो इसमें क्या है कि मतलब आप स्विंग भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या है, स्ट्रैटेजी में मैं अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ और उनको टेक्निकली ट्रेड करना है, यही है, मतलब पूरा स्ट्रैटेजी का यही कोर है। अब वो उसको आप स्विंग कर लो, या कोई भी इंडिकेटर फॉलो कर लो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, या शॉर्ट टर्म कर लो, आपके ऊपर है। राइट। स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड ही है कि Right. फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक हैं उनको ढूंढना, और उनको अपना जो सूट करता है। कई लोग EMS बहुत फॉलो करते हैं, हाँ कोई RSI फॉलो करते हैं। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें RSI स्ट्रैटेजी के बारे में हाँ डिस्कस हो रहा था ना, बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है वो। हाँ। और कोई MACD फॉलो करता है, कई सारे इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो अब अगर आप स्टॉक अच्छा ढूंढ लेते हो तो फिर आप इंडिकेटर कोई सा भी यूज़ कर लो, करेक्ट। है ना। तो वो उसी के अराउंड ही है स्ट्रैटेजी, मतलब चाहे आप स्विंग कह लो, उसको शॉर्ट टर्म कह लो, या लॉन्ग टर्म कह लो। तो सर आप मुझे बताइए, और ठीक है। आप थोड़ा बताइए कि आपने ये कैसे बनाया, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस और वो सारी चीज़ें हाँ, दिखा तो दें। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी जो स्ट्रैटेजी, मैं इस पे जो आया, हाँ तो एक बड़ी अच्छी बुक है ओनील करके, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट करके। ओके। वो बुक से मुझे ये इंस्पिरेशन आया कि Correct. स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्निकली देख के ट्रेड कर लो, आपको किसी ने, दोस्त ने बोल दिया, आपने ले लिया स्टॉक, वो वैसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि उनके ना उस बुक में, और एक ना उनकी एक मैगज़ीन आती थी, इन्वेस्टर बिजनेस डेली करके, US कंपनीज़ के लिए होता है वो। तो उसमें ना रेटिंग सिस्टम होता है। रेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उनको ना वो रेट करते हैं।
कि अगर सेल्स ग्रोथ होता है तो ये रेटिंग है उसकी, प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो ये रेटिंग है, ऐसे करके रेटिंग होती है। उसी रेटिंग के बेसिस पे ही वो क्या करते हैं, स्टॉक को फिल्टर करते हैं, फिर वो ट्रेड करते हैं। तो मुझे बड़ा आइडिया अच्छा लगा, बिकॉज सारा कुछ नंबर्स का गेम है, मुझे नंबर्स थोड़े पसंद है, एक्सेल वेक्सेल बनाना थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने कहा ये मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है करके। करेक्ट। तो उसी से ही रिलेटेड है स्ट्रैटेजी, मैं उसी से ही मेनली सीखा हूँ। उनके मैंने जितने भी बुक्स हैं वो पढ़े मैंने, और एक मार्क मिनर्विनी करके हैं ट्रेडर बड़े अच्छे, हाँ, तो वो भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी ही फॉलो करते हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक और टेक्निकली वो बाय करते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न यूज़ करते हैं, वो एक वीसीपी पैटर्न यूज़ करते हैं वो। तो इस तरह की मतलब वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है इन्हीं के अराउंड ही मैंने बनाया कि जो मुझे सूट करेगा। उनसे मैंने काफ़ी कुछ लिया है और बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस से आया है। ठीक है। तो इस पे फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक मतलब अगर कोई कंपनी 2-3% पे ग्रो कर रहा है, करेक्ट है ना, कोई एक 10-12% पे या 15% पे ग्रो कर रहा है, तो जो 10 के ऊपर वाले जो ग्रोथ हो रही है, जो सेल्स ग्रोथ हो रही है या प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, तो मैं उनको हाई ग्रोथ स्टॉक मानता हूँ। तो कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें ढूंढना क्या है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं हाई ग्रोथ वाले, और बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हर क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आते हैं उसमें फ़िल्टर लगा के हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढना है पहले। करेक्ट। और उनको ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं आप और मीडियम टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं इसको, बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए करा जा सकता है। अब इन स्ट्रैटेजी को कौन यूज़ कर सकता है? पार्ट टाइम वाले जो ट्रेडर हैं वो भी, पार्ट टाइम इन द सेंस कोई जॉब कर रहा है, जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो अब मुझे इस वाले स्ट्रैटेजी में एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है, आपको स्क्रीन के सामने बहुत सारा टाइम नहीं देना है, बैठे नहीं रहना नहीं पड़ेगा। और जो ऑलरेडी फुल टाइम ट्रेडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑफिस गोअर्स कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर भी कर सकते हैं जैसे आपको बोला मैंने, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर कर सकते हैं। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, बिकॉज ये पोजिशनल है बाइंग सेलिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मतलब एक हफ्ता या मिनिमम तो 1 वीक to 15 डेज तो देना पड़ेगा। तो इंट्राडे के लिए ऑब्वियसली ये है नहीं, और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हाँ जी, ऑप्शंस वाले के तो लिए है ही नहीं है। हाँ वो है ही नहीं। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो टाइम ऐसे ही वो उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा, वही मैं बोलने वाला था। और दूसरा क्या है कि जो ये स्टॉक्स होंगे ना सारे जो फिल्टर के बाद आएंगे, वो एफएनओ वाले होंगे नहीं, मतलब चांसेस तो हो गए ही नहीं इसके। हाँ, क्योंकि आप मिड कैप मतलब 20,000 करोड़ की मार्केट कैप तक हो गया, और स्मॉल कैप मतलब 5,000 करोड़ तक की। तो मेरे जो स्टॉक्स हैं ना, तो 2000 से लेके 20,000 करोड़ के मार्केट कैप के बीच के हैं। ओके। तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई एफएनओ वाला स्टॉक जो है इस लिस्ट में आए। करेक्ट। तो वैसे ही वो फिल्टर हो जाएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्या है कि स्टॉक्स को ढूंढना है ऑन बेसिस ऑफ देयर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं हर, जैसे अभी रिजल्ट सीजन खत्म हो गया सितंबर वाला, उनमें स्टॉक को ढूंढना पहले, और उसी क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे जो करंट वाला होगा, ये नहीं कि हम पुराना कुछ देख रहे हैं, उसी पे जब आएगा उसी के बेसिस पे। फिर एक बार जब आपने स्टॉक ढूंढ लिया कि कौन कौन से स्टॉक हैं वो अच्छे हाई ग्रोथ वाले, तो उनको एक वॉच लिस्ट में अपना डाल लो, जो भी यूज़ करते हो आप, चाहे काइट यूज़ करते हो या फिर ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हो, आप वहाँ डाल लो। फिर उसके बाद क्या करना है कि उन स्टॉक्स को ट्रेड करना है अपने इंडिकेटर के बेसिस पे, जो आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, चाहे आप RSI यूज़ करते हो, चाहे आप EMA यूज़ करते हो। मैं मोस्टली EMA यूज़ करता हूँ और RSI यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल में नहीं देखता हूँ। तो बेसिकली यही है कि स्टॉक को ढूंढना पहले, अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक को, फिर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। मैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ना, जैसे रिजल्ट आएगा अच्छा तो बहुत तेज़ी से भाग जाएगा वो, तो आपको इमीडिएट ट्रेड नहीं करना कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तभी आप ट्रेड कर दो उसको। करेक्ट। आपको वेट करना है, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, ट्रेड आपने बाद में करेंगे हम उसको। थर्ड, फिर आप टेक्निकल इंडिकेटर जो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जैसे पहले बोल रहा था आपको कि फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना उसमें 80% जो है ना वो फंडामेंटली बेस्ड है, और 20% जो है वो टेक्निकल है।
अब फंडामेंटल का जब नाम आता है, मोस्टली लोगों को, जब मैं जिन लोगों से मिलता हूँ डेली बेसिस पे या कलीग्स हैं या जो भी मेरे फ्रेंड है सर्कल हैं, जैसे ही फंडामेंटल का नाम लोगे ना वो डर जाते हैं, तो पता नहीं और ये शायद फंडामेंटल क्या ये चीज़ वीडियो होगा। देखने वाले जितने भी लोग हैं, ये वाला स्लाइड आने के बाद वो शायद वीडियो भी बंद हाँ, कर दे। वीडियो बन गया है, कहीं फंडामेंटल है ये हमें नहीं करना ये है, तो अपना काम ही नहीं अपना है। काम नहीं है। ये ना एक बड़ा टैबू है मार्केट में, और ख़ासकर जो यंग इन्वेस्टर हैं, जो यंग जनरेशन वाले इन्वेस्टर हैं, इवन पुराने वाले भी, जैसे ही उनको आप फंडामेंटल बोलोगे ना, कहेंगे यार बड़ा वैसा है, ये पता तो नहीं बहुत कोई, लेंदी प्रोसेस है। हाँ पता नहीं क्या ही करना पड़ता होगा उसमें, ये देखो पी देखो और ईवी बाई एबिटा देखो, मल्टीपल बहुत सारे देखो। तो मैं इस वाले स्ट्रैटेजी में ये सब कुछ नहीं बात कर रहा, मैं बड़ा सिंपल फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। बट स्टॉक सिलेक्शन में वो यूज़ होंगे, बड़े सिंपल से 4-5 ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। और क्यों फंडामेंटली मैं सोचता हूँ कि अच्छा होना चाहिए स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, कुछ जो पॉइंट्स जो मैं सोचता हूँ, एक तो कि गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके। क्योंकि मान लो आपका स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, हाँ। और आपने गलत एंट्री ले लिया, कुछ कर लिया, तो आप होल्ड कर सकते हो उसको, राइट। ओके। है ना, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है, वो देके जाएगा आपको। ओके। थोड़े दिन ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, मे बी आपने सोचा था कि 15 दिन में कर टाइम लूंगा, ज़्यादा ले लेगा। टाइम ज़्यादा ले लेगा, बट आप गलत कम होगे, चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग जो है गलत होगा। और इससे क्या होगा, जैसे आप फिल्टर करोगे फंडामेंटली, तो आपके जो हाई रिस्क वाले स्टॉक हैं, जैसे मान लो किसी में ना बहुत ज़्यादा डेट है, आपको वैसे तो कोई अगर बोलेगा तो आप शायद डेट पे आपका नज़र नहीं जाएगा, बट जब फिल्टर से निकालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं। ओके। तो हाई रिस्क स्टॉक्स आएंगे नहीं आपके ट्रेडिंग उसमें। और फंडामेंटल्स जो होते हैं मोर रिलायबल होते हैं फ्यूचर ग्रोथ वगैरह के लिए, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो ना कि 2-3 साल से ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो एक ब्लाइंड आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि अगले साल भी अच्छा ग्रो करेगा। आप बहुत टाइम के लिए उस स्टॉक को नहीं रख रहे हो, बट अगले साल का तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ, कि अगर इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो हो सकता है अगले साल भी ग्रो करेगा। पता किसी को नहीं कि ग्रो करेगा नहीं करेगा, बट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। और अगर फ्यूचर ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी अच्छे मतलब ग्रो करेगा। तो स्टॉक प्राइस और फ्यूचर ग्रोथ के लिए मोर रिलायबल होता है फंडामेंटल्स। और दूसरा क्या है कि जो टेक्निकल में इसको लिखा तो मैंने ये है कि टेक्निकल के साथ ना स्पेकुलेटिव बिहेवियर एसोसिएटेड होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा साइंस है। हाँ। वो जो जिनको आता है बहुत अच्छे से करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल में क्या होता है कि विदाउट नॉलेज ना स्पेकुलेटिव बिहेवियर होता है। कि क्या है ना कि ये वाला ब्रेकआउट हो गया तो ले लो, या फिर कोई भी एक टेक्निकल इंडिकेटर इतने सारे बने हुए हैं आजकल, उसको देख के ले लो। वो थोड़ा स्पेकुलेटिव टाइप का है, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे आपने मुझे कोई बोला कि प्रकाश ये वाला स्टॉक है ले लो, मैंने देखा टेक्निकली ठीक लग रहा, मैंने ले लिया, मैंने पढ़ा नहीं कुछ नहीं करा, तो मेरे लिए तो स्पेकुलेटिव है ना, बट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने उस कंपनी को जाना है फंडामेंटली कि कैसा है, क्या ग्रोथ है क्या नहीं है ना। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा खाली अगर टेक्निकली देख रहे हो ना तो थोड़ा स्पेकुलेटिव मैं मानता हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। और ये आपने जो 80-20 का बोला है ना, हाँ जी सर, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेथड में नहीं, ये हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जैसे अगर आपको फिट होना है तो 80% आपका डाइट है, 20% आपका एक्सरसाइज है। बिल्कुल। और मतलब एक बुक है द 80-20 प्रिंसिपल करके, हाँ आई नो। उसमें ऐसा बोला है कि आप ज़्यादातर आपके जो ज़्यादा दोस्त है वो बहुत कम होते हैं, और उसके साथ आप 80% टाइम स्पेंड करते हो, बाकी और सब बाकी तो 20% है जो आप बहुत कम होते हो। हाँ तो ये एक बहुत ही मतलब आपने जो यहाँ पे ये स्लाइड डाली है ना, ये बहुत डीप मैसेज है। हाँ, मतलब कई सारी जगह अप्लाई होती है। आपने बेसिकली स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता दिया हाँ ये बोल के। हाँ। और अगर देखो फंडामेंटली अगर अच्छा है ना तो आप थोड़ा पीसफुल भी रहोगे। राइट। कि मान लो आपने ले लिया तो आप कहोगे यार फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कोई नहीं, मैं 15 दिन के लिए लिया था मैंने। उसका बेस्ट एग्जांपल सर ये अभी सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में और इवन नवंबर महीने के आधे में भी मार्केट गिरा ही है। हाँ टॉप से ऑलमोस्ट 11% गिर चुका है। बिल्कुल। बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ना, वो समझो मार्केट 11% गिरा है तो वो भी 10-11% या 5% गिरे है। हाँ। पर जो फंडामेंटली खराब है वो मार्केट 10% गिरा है तो वो 40%, 30%, 35% गिरे हैं। और जब बाउंस बैक आएगा ना तो इसमें ज्यादा आएगा फंडामेंटल में। है ना। और शायद जो जिसके फंडामेंटल्स खराब है वो अपने प्रीवियस हाई भी कभी ना ब्रेक करे अभी। बिल्कुल। और फंडामेंटल में एक ये भी है कि जैसे मान लो कोई एक सेक्टर के आप स्टॉक ले रहे हो, टेक्निकली ले रहे हो, दो कंपनी है सेम बिजनेस पे काम कर रहे हैं, एक फंडामेंटली अच्छा है,
एक फंडामेंटली थोड़ा खराब है, तो आप अगर अच्छा वाला लेते हो फंडामेंटली तो आपके फेवर में आ गए ना चांसेस, है ना। बहुत सही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा फंडामेंटली ज़्यादा वो करता हूँ, बिलीव कि फंडामेंटली अच्छा होगा ना तो आप टेक्निकली भी इंडिकेटर भी से अच्छे काम करने लगते हैं उस पे। अब नाउ दो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी में मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे फिल्टर्स हैं। ओके। कि जो फंडामेंटल फिल्टर्स हैं, जैसे मैं कह रहा था कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। अब एक एक करके मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एक है कि जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर मतलब जैसे अगर हम सितंबर क्वार्टर का देखें, इस सितंबर वर्सेस लास्ट ईयर का सितंबर, है ना, क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर जो है उसकी जो सेल्स ग्रोथ है 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके। दूसरा है कि उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये YOY क्यों देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि कई कंपनीज में ना सीजनैलिटी होती है। क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि मतलब सितंबर का क्वार्टर का ना हमेशा से पुराना पास्ट देखोगे, पिछले क्वार्टर से उनका कमी आ रहा होता है। तो इस सीजनैलिटी को हटाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में कि ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ है 10% तो से मतलब ज़्यादा फिर वो होना चाहिए। सीजनलिटी हट जाएगी। अगर लास्ट ईयर सीजन था हाँ, तो ये इस ईयर भी ईयर भी सीजन रहेगा। था तो आपका सेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर लास्ट ईयर सीजन नहीं था तो ये साल भी सीजन नहीं था तो आपका सेल्स भी उतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट आप उसको वो ही क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो। तो क्वार्टर के उसी टाइप के क्वार्टर से ही कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या है, जो थर्ड चीज़ है कि जिस क्वार्टर को हम देख रहे हैं ना उसका जो सेल्स है और प्रॉफिट है वो हाईएस्ट होना चाहिए। ओके। सारे क्वार्टरों में वो हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर सितंबर क्वार्टर का जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो पुराने सारे क्वार्टरों के ना से ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट। प्रमोटर होल्डिंग ये तो नॉर्मल पैरामीटर है कि 51% से ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनका कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए उसका मार्केट कैप, और 20,000 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। FII होल्डिंग जो है 2% से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि ये सबको पता है कि चाहे FII है चाहे DI है, उनका जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है कंपनी को अपने से ज़्यादा होता है। तो उनकी अगर 2% है, 2% ठीक ठाक होता है, तो अगर 2% से ज़्यादा है ना तो उन्होंने वेल रिसर्च करके ही लिया होगा। करेक्ट। मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि जब मैं डिश टीवी में था तो FII भी इन्वेस्टेड थे उसमें, DII भी इन्वेस्टेड थे। तो वो कितना रिसर्च करते हैं मेरे को पता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बिल्कुल डीप डाइव करते हैं, पूरा प्लांट में आएंगे, पूरा कंपनी को डिटेल में जाके देखते हैं। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया, इससे क्या होता है काफ़ी सारे कंपनीज फिल्टर आउट हो जाते हैं। करेक्ट है ना। तो 2% से ज़्यादा होना चाहिए FII की होल्डिंग। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि किसी भी बिजनेस में जो पैसा लगा है ना उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। ओके। तो लेटेस्ट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये अच्छी ग्रोथ वाली स्टॉक मानी जाती है, 15 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं 20% से ज़्यादा वालों को ही देखता हूँ। ओके। और डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है 0.5% से नीचे होना चाहिए। ठीक है। और एक है ये प्योर ट्रस्ट की स्कोर कहते हैं इसको। ये क्या बताता है, ये अवेलेबल है जिस वेबसाइट पे हम इसको सर्च करेंगे, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। ये क्या करता है कि कंपनी का ना ओवरऑल हेल्थ बताता है। ओवरऑल हेल्थ क्या है कि उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसके डेटर डेज कैसे हैं, तो इन सारे पैरामीटर को लेके डेट कितना है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, लिवरेज मतलब कितना उन्होंने मतलब पैसे अपने शेयर को देके वो लेते हैं ना उधार वगैरह, ये वो सारे फैक्टरों को मिला के ना एक स्कोरिंग होती है, कैलकुलेशन होती है। तो वो कह रहा हूँ कि जो है ये 0 मैंने शायद गलती से लिख दिया, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम करेक्ट कर लेंगे जब आप अपलोड करोगे, तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से नहीं 5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इनको फिल्टर कैसे करना है सब सोच रहे, मतलब आपके जो व्यूअर है वो सोच रहे होंगे ये सब कैसे करना है, बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, पता नहीं कैसे करा जाएगा। तो ये एक screener.in करके है, मैं उसको यूज़ करता हूँ ये स्टॉक को फिल्टर करने के लिए। मेरे इनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये फ्री वेबसाइट है, कुछ आपको इसमें पे नहीं करना है। पेड में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, मैं फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको लेने के लिए, खाली फंडामेंटल देखने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आप लॉगिन करोगे तो एक क्रिएट न्यू स्क्रीन करके आता है, उस पर ये पैरामीटर डालना है जो मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा है। सो बेसिकली ये जो पैरामीटर है कौन से हैं जो हमने ऊपर स्लाइड में डिस्कस किया है, राइट है ना। तो इसमें YOY ग्रोथ जो है 10% से ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ
10% से ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग, वही सारे पैरामीटर हैं। करेक्ट। यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया, पीटर्स की स्कोर जो है 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा। डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल सारे आ गए। करेक्ट। जब आप इस बॉक्स में इसको डाल दोगे, हाँ, इन ये पैरामीटर पैरामीटर्स को को सर्च वाले क्वेरी में और रन करोगे क्वेरी को, तो अभी जो मैंने 22 तारीख को मतलब इसको रन किया था इस फिल्टर ओके। को, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इसमें से कोई स्टॉक लेना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे मैं देखता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स को समझ में आए। तो जब मैंने इन पैरामीटर्स को रन किया तो 29 कंपनीज आए मेरे पास पूरे लिस्ट में। मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 डाला है, टॉप जो 1 to लेके 15 थे, तो 29 कंपनीज आए। अब आप सोचो कि सिर्फ 6-7 पैरामीटर डाले हैं हमने, है ना, और 4000 करीब स्टॉक ट्रेड होते हैं डेली बेसिस पे, जो जिसमें थोड़ी बहुत लिक्विडिटी होती है, उसमें से सिर्फ हमारे पास 29 कंपनी आए देखने के लिए। और ये कब आए? जब रिजल्ट सीजन ख़त्म हुआ है। ख़त्म हो गया है। जब रिजल्ट सीजन चालू होगा ना, जब आप रन करोगे डेली, तो 1 या 2 ही आएंगे। हाँ, तो आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 कंपनी ही देखनी है, मतलब डीप डाइव करने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 15 या 29 कंपनी एक बार में देखेंगे, क्योंकि डेली डेली आते रहेंगे तो आपके लिस्ट में आते रहेंगे। ओके। तो ये 15 कंपनीज अभी आए, अभी भी अगर आप रन करेंगे कोई इस डेट पे तो इतने ही आएंगे। अब इसको जैसे ये रिजल्ट मतलब स्कैन का रिजल्ट आता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। तो जैसे एक कंपनी पहले कोई आ गई लिस्ट में, तो जैसे उस पर आप क्लिक करोगे स्क्रीनर पे, राइट, तो इस तरह का आपको आएगा क्वार्टरली रिजल्ट का एक टेबल बना हुआ होता है। करेक्ट। जिसमें डिटेल होता है पूरा, सेल्स, प्रॉफिट, और जो मैंने रेड वाले हाईलाइट किए हुए हैं ना, यही सारी चीज़ें ही देखना है। ओके। बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं देखना है। ओके। ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके लेटेस्ट वाले। राइट। तो अगर मैं जैसे आपको बोला कि जो सेल्स ग्रोथ है वो हमने तो फिल्टर में ही डाल दिया, तो ऑब्वियसली फिल्टर में आया तो पहले से ही 10% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है ना। और अगर आप देखोगे 131 करोड़ है, ये कंपनी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो 131 करोड़ है सेल्स। और ये देखोगे कि तो पुराना सारा जो है ना यहाँ से अब तक का सबसे हाईएस्ट है अब। करेक्ट, समझ गया। अब ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन ना मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर का ही देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार शुरू में ना उनको मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी होती है तो ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह ज़्यादा हो सकता है। बट ऑपरेटिंग मार्जिन जब क्वार्टरली रिजल्ट आप देख रहे हो ना, लास्ट के 2-3 क्वार्टर का देखो कि क्या हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में 28% था, अब कितना हुआ? 31% बढ़ गया। तो ठीक है, अगर 28 भी रहता तब भी ठीक है, बट अगर ये 26 हो जाता है तब प्रॉब्लम है, मतलब घट जाता वो। घटना नहीं चाहिए। वैसे तो 26 भी ज़्यादा ही है, हाँ, बट ज़्यादा इसके ही है। प्रीवियस क्वार्टर से कम हो गया तो वो खराब बात है। वो खराब बात है, मतलब अगर 2-3% से ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन आपका कम हो जाता है। जैसे अभी ट्रेंड कंपनी का रिजल्ट आया था, अभी यही क्वार्टर की बात है। उनका ग्रोथ पहले बहुत हाई था हर क्वार्टर में, पर ये क्वार्टर में उनका ग्रोथ आया बट वो थोड़ा कम हो गया, तो वो गिर गया फिर। वही राइट। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में हमें देखना है कि एटलीस्ट फ्लैट रहे या ज़्यादा से ज़्यादा 1% का वेरिएशन हो। ओके। उससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, कि जैसे 28 से ये 25 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत खराब हो जाएगा, खराब चीज़ है फिर, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं ना। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में अच्छा आ जाए, शायद वो 1-2 क्वार्टर खराब करके फिर वापस अच्छा कर दे। अब नेट प्रॉफिट वाली लाइन पे आते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 33 करोड़ का है ना। ये भी क्या देखो हाईएस्ट है अभी तक का हाईएस्ट है। राइट। अब क्वार्टरली वाला जो टेबल है ना, इसमें यही 3 चीज़ देखनी है। ओके। सेल्स हाईएस्ट होना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन में डेविएशन नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि गिरना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसमें कोई फंडामेंटल ऐसा तो नहीं है ना, ये तो मतलब हर कोई जान सकता है। हाँ जी। अब उसके बाद एनुअल रिजल्ट्स पे आते हैं। सेम चीज़ें, वही 3 लाइन है, एनुअल वाले को देखा। करेक्ट। इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेल्स हाईएस्ट है मार्च में। करेक्ट। मार्च में था, है ना। हम टीटीएम पे नहीं जा रहे, हम मार्च के ही देख रहे हैं कि लास्ट ईयर मार्च। टीटीएम का मतलब क्या होता है? मतलब अभी जैसे 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, तीनों को ऐड करते हैं, बाकी जो फोरकास्ट होती है तो उसको मिला के ये एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड मान लो कि इतना आएगा करके। तो अगर हम इसको छोड़ भी दें तो खाली मार्च लास्ट ईयर का जो ईयर चल रहा है, लास्ट वाला जो ईयर गया, उसका जो सेल्स है ना वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो 397 इज़ द हाईएस्ट। अगर आप इनमें देखोगे सब में सेल्स में, तो 397 हाईएस्ट है। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 19 हुआ करता था, 29 जो मार्च के उन्होंने ये डिक्लेयर किया। और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो भी 92 हाईएस्ट है ना। तो
चाहे क्वार्टरली हो चाहे एनुअल हो, इनमें सिर्फ यही 3 लाइन देखनी है, सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने फिल्टर में डाल दिया 10% से ज़्यादा ग्रोथ तो ऑलरेडी हो गई हो। अच्छा, अब आपके व्यूअर ये भी सोच सकते हैं कि ये सब भी डाल दो ना, हाईएस्ट हो जाए करके, है ना। तो अगर आप बहुत सारे स्क्रीनर पे बहुत सारे पैरामीटर डाल दोगे ना, तो 1-2 कंपनी ही आएंगी, फिर आपको बहुत सारी कंपनीज नहीं आएंगी। राइट। ऐसे तो फिर आप बहुत हाई ग्रोथ के लिए 10% की जगह 20% डाल दो, तो 2 ही कंपनी आएंगी। करेक्ट। तो इसीलिए कम डालोगे तो आपको कम से कम डीप डाइव करने के लिए मिलेंगे 30, अगर 30-40 मिलते हैं तो आउट ऑफ दैट 10 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो स्क्रीनर पे ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल एज इट इज़ है। अब नाउ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लोग बैलेंस शीट सुन के ना बड़ा डर जाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में तो क्या देखना पड़ता होगा। सर ये जो लोग वाली आप बात कर रहे हो ना, मतलब आप वो लोग में से मैं भी एक नहीं, पहले मैं था। भी पहले हुआ करता मैं था भी ऐसे। पहले था। अभी मैं पिछले 1 साल से फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और ये मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बोला है कि मेरे लाइफ में भी मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड लिए जो मल्टी बैगर बन गए। हाँ हाँ। बट मैं उसमें बैठ नहीं पाया बिकॉज मुझे वो, मैं कोई शर्म नहीं करूँगा ये बोलने की कि मेरे को वो अक्ल ही नहीं थी फंडामेंटल बैलेंस शीट समझना, या ये जो आपने अभी ये जो आप बता रहे हो ना सर, ये तो मेरी डॉटर जब भी 8 या 9 स्टैंडर्ड में आएगी ना, उसको भी अगर ये बता देंगे ना तो वो भी बोल देगी। बिल्कुल। तो आप सोचो ये कितना कॉमन सेंस वाली बातें थी, और जिसको हम लोग अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। बिल्कुल, और नहीं देखते लोग, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही है। मैं भी नहीं देखता था पहले, मैं तो किसी ने बोल दिया स्टॉक ले लो, इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्यों जाना है इतना। अब इसमें देखो, अगर देखा जाए कुछ नहीं देखना है, खाली मैं बोरोइंग वाली लाइन देखता हूँ। और बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकती है, तो इसमें बोरोइंग ही लिखा होता है। ये देख लेना है कि बहुत ज़्यादा ना हो। अभी तो 0 है इस वाले केस में। कई बार क्या होता है ना कि जैसे पुराना जो है ना, जैसे मार्च में मान लो 20 करोड़ था बोरोइंग, अब मान लो 200 करोड़ हो गया, तो फिर वो मेरे स्टॉक में नहीं आएगा, मेरे वॉच लिस्ट में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहीं बोला है कि अगर बोरोइंग बढ़ गया, मान लो 400 करोड़, 20 करोड़ से मान लो 400 करोड़ हो गया, हो सकता है उन्होंने कैपेक्स कर रहे होंगे, करेक्ट, या कुछ कर रहे होंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा ना रिजल्ट्स में, वो बहुत टाइम लगता है आने के लिए। 1-2 साल लग जाएंगे या 3 साल लग करेक्ट। जाएंगे। मतलब समझो कोई पहले प्लांट बना रही है, फिर उसको प्लांट को उसको चलाने के और उससे पैसा कमाने के लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं ट्रेड करना है, हमें तो 15 दिन के लिए भी करना है, 1 महीने के लिए करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वार्टर के लिए करना है ना। तो हम इतना ज़्यादा टाइम क्यों उसमें वो करेंगे। वो हो सकता है कंपनी के लिए अच्छे हो, बट हमारी ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और ये जिस ऑर्डर में मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है, इसी ऑर्डर में ही आपको स्क्रीनर पे मिलेंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग, हमने 51 वाला फिल्टर डाल रखा है, 51% से ज़्यादा होना चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, तो 64% है अभी। FII हमने डाल दिया था 2% से ज़्यादा है, तो 2% से ज़्यादा है तो वो आ गया। DII को हम इतना नहीं कर रहे हैं इस पर फोकस। अच्छा, इस वाले टेबल को देखना क्यों ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है ना, प्रमोटर सेल कर लेते हैं। अब मान लो 75% होल्डिंग था लास्ट क्वार्टर में, अब जिस क्वार्टर में हम देख रहे हैं मान लो हो गया 70%, तो 5% उन्होंने क्या करा, सेल कर दिया। होनी चाहिए बुरी चीज़ है ना। बट इस टेबल में देख के हमें ये पता लग सकता है कि वो 5% किसने लिया। हाँ, मतलब FII ने लिया है या DIA ने लिया है, कहीं पब्लिक ने नहीं। कभी कभी उनका ऐसा होता है, कंडीशंस होता है कि उनको बेचना ही है और ब्लॉक डील में किसी को देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप फिल्टर पे डाल दो ये चीज़ कि अगर प्रमोटर होल्डिंग इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से कम हो गया, तो आपके पास वो स्टॉक आएगा नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक भी नहीं आएगा। बट इससे टेबल से देख के ये पता लग सकता है कि अगर प्रमोटर ने बेचा है तो खरीदा किसने है। अगर FII ने खरीदा है ना, दैट्स ओके। अगर FII और DI में से किसी ने खरीदा है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए इस टेबल का मतलब सिर्फ वही है कि अगर प्रमोटर बेच रहा है तो ले कौन रहा है। ओके। FII ले रहा है या DI ले रहा है, इन दोनों में से कोई लेना चाहिए। अब टेक्निकल पैरामीटर, अब ये स्टॉक आ गए सारे। मतलब अब तक जो मेथड थी वो 80% थी। 80% ही थी। अभी हम आते एंट्री एग्जिट के ऊपर। एंट्री एग्जिट के ऊपर। और जो अभी अगर मैं उसको समराइज़ करूं तो पहले हमने क्या करा कि स्टॉक हमने ढूंढे क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे, कि मान लो अगर 29 स्टॉक आ रहे थे ना, मैंने तो 15 लिया, उन 15 को एक एक करके हमें देखना है। यही चीज़ जैसे मैंने अंडरलाइन करा है,
चीज़ों को, यही चीज़ देखना है, जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे उसको लेके वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। अब उनको क्या करना है, हमें ट्रेड करना है टेक्निकली कोई अपना भी जो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ उनमें से मैं 2 एग्जांपल बता देता हूँ। एक तो मैं ईएमएस बड़ा फॉलो करता हूँ, आपको पहले भी डिस्कशन में आपने मुझे बताया। हाँ, तो ईएमएस में क्या है, पहले तो मैं टेक्निकल में क्या क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो ईएमए है ना, वो राइजिंग वाला होना चाहिए। ओके। राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ होना चाहिए, ईएमए फ्लैट नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे नीचे की तरफ नहीं होता। ईएमए राइजिंग होनी चाहिए अगर आप ईएमए लगा रहे हो। ईएमए राइजिंग का मतलब शायद ये भी है कि शायद उसका प्राइस भी राइज कर रहा है, हाँ, तभी इसलिए तभी ईएमए राइज क्योंकि कर रहा ईएमए है। तो फॉलो करता है ना, Correct. लैगिंग इंडिकेटर है Lagging ये, indicator तो पीछे पीछे फॉलो करता है। और जो मेरे इंडिकेटर में है ना, मैं क्या करता हूँ 10 से लेके ना 100 तक ईएमए लगाता हूँ। ओके 10, 20, 30, 40 करके 100 तक लगाता हूँ। ओके और बट कंडीशन ये होना चाहिए, जो भी आप स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर रहे हो फॉर ट्रेडिंग है ना, तो उसमें 20 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 100 से ज़्यादा होना चाहिए, और 100 200 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सारे ईएमएज ना एक दूसरे के क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो क्या होता है फिर वो एक चैनल में जो है प्राइसेस जो है ट्रेड कर रहे ट्रेड होते हैं। करेगा। ओके और टाइम फ्रेम मेरा डेली रहता है। और अगर किसी को यूज़ करना भी है ना, तो 4 आवर्स तक जा सकते हैं। 4 आवर्स का भी एक नीचे कैंडल में। बन सकता है नीचे में, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, खासकर इस वाले स्ट्रैटेजी के लिए। और ये जो कंडीशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने स्टॉक ढूंढा है, अब आपने 29 में से मान लो 10 ही स्टॉक ढूंढे हैं कि Correct. 10 ही है मेरे, ये वाले सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे थे। उन 10 में से उन 10 में ये देखना है कि रिजल्ट के बाद उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वो बढ़ रहे हैं। कहीं क्या होता है ना, हमें तो लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट वो पता चलता है वो रिजल्ट के दिन के बाद से गिरने लग गया। वो नहीं होना चाहिए उसका बिहेवियर। उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, जैसे रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके 8-10 दिन के अंदर अंदर वो 15 से 20% बढ़ना चाहिए। एनीथिंग अबव 15% इज ओके। ओके मतलब उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट आना चाहिए, बढ़ना चाहिए तेजी से, ठीक वो, है ना। और इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिया कि मैं 10 to 100 तक यूज़ करता हूँ। और एंट्री क्या है, 2 एंट्री हैं। मतलब एंट्री का क्या हिसाब है कि अगर मान लो रिजल्ट के डेट के बाद 15 to 20% वो बढ़ गया तो एक हाई मारेगा वो। हाँ और जो ये सारे स्टॉक होंगे ना, आप हमेशा देखोगे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे होते हैं, जो आपके फिल्टर में आएंगे ये सब कुछ करने के बाद। तो अब रिजल्ट के बाद क्या होगा कि 20% कहीं तो 30-40% भी बढ़ जाते हैं 10-15 दिन के अंदर। ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया तो भागेंगे बहुत तेज। बट हमें उस टाइम तो नहीं ले रहे, तो हम रिट्रेसमेंट की वेट कर रहे हैं। तो जो भी हाई मारा उसने आफ्टर रिजल्ट का जो इम्पैक्ट आया, हाई से वो अगर 15 से 20% नीचे आ जाता है ना, वहाँ पे एंटर करना है। वहाँ पे कोई हमें वो नहीं देख, चाहे वो स्विंग हो, लो हो या ना हो, या इंडिकेटर कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके एक तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है विदाउट लुकिंग इनटू एनीथिंग। खाली अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, रिजल्ट के बाद अगर वो 20% बढ़ता है, उसके बाद वो रिट्रेस हो गया 15%, तो उस 15% और 20% गिरने के जो बीच में है ना, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ओके क्योंकि वो भागा इसी वजह से क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हुआ है उस कंपनी में। करेक्ट और जो रिट्रेस हो रहा है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या फिर कोई न्यूज़ हो सकता है कि मार्केट ओवरऑल ख़राब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ अभी जैसे मेरे जितने लिस्ट में स्टॉक थे इस क्वार्टर के, मेरे को सारे 15-20% के नीचे मिले, क्योंकि मार्केट ही गिरा मार्केट ही गिरा। तो ये रीज़न भी हो सकता है। तो ये थोड़ा पेशेंस वाला है, ये नहीं कि आप डेली ट्रेड करना है, आप थोड़ा सा वेट करो। ओके और अगर आपके पास 15 स्टॉक है ना, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से नीचे आएगा, इवन राइजिंग मार्केट में भी। करेक्ट तो एक तो एंट्री क्राइटेरिया यह है। अब इसको एग्जिट कैसे करोगे, सेम है। प्रीवियस हाई से नीचे आया 15-20%, आपने एंट्री किया उसको, जैसे ही प्रीवियस हाई पे जाएगा ना, आप एग्जिट मार लो। ओके ये सेफेस्ट है। अगर आपको रिस्क लेना है, और तो अगर प्रीवियस हाई के बाद भी वो एक कैंडल क्लोज करता है ना, और होल्ड करता है वहाँ पे, तो आप लंबा होल्ड कर सकते हो। ओके अदरवाइज अगर आपको डर लग रहा है, या आपको लगता है कि भाई 15%, क्यों 15% इज़ गुड इनफ रिटर्न है। अगर आपको 2 हफ्ते में भी मिल जाते हैं या 7-8 दिन में भी मिल जाते हैं, तो आप उसको लेके निकल सकते हैं। तो या तो वहाँ पे निकल जाओ, और अगर वो प्रीवियस हाई को काट के काफ़ी होल्ड कर रहा है कुछ टाइम पे, 1-2 दिन होल्ड किया उसने, तब आप फिर आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो। सही है। और दूसरा तरीका जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ कि मैंने 15% नीचे लिया प्रीवियस हाई से, तो जब वो 15% जाता है ना, मैं हाफ पोजीशन काट देता हूँ। ओके तो अगर मैंने 100 क्वांटिटी ले रखा है तो 50 क्वांटिटी मैं निकाल दूंगा,
और बाकी 50 को मैं छोड़ देता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कम से कम मुझे लॉस तो नहीं होगा ना। करेक्ट। तो और कई बार क्या होता है प्रीवियस हाई काटने के बाद ना बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, वो भी होता है, तो राइट। वो मेरे फेवर में भी जाता है। और अगर मान लो नीचे आ गया वहाँ से तो मैंने तो 50% में बुक कर रखा है। तो ये सिंपल सा एक एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी है। ओके। और स्टॉप लॉस क्या है 8 to 10%। अगर मैं मोस्टली स्टॉप लॉस अवॉइड करता हूँ कि मतलब मैं सिस्टम में डाल के नहीं रखता कभी, क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना कि ऐसे ही आएगा एक बार किसी एक रीजन की वजह से और चला जाएगा ऊपर, टच होके चले जाता है। तो मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इतना रिसर्च करके, और मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है 5 स्टॉक का या 6 स्टॉक का मैंने बना रखा है। तो अगर मान लो किसी में अगर मेरे को लॉस हो भी जाता है ना किसी एक वजह से, तो मेरे 4 जो होंगे ना या 3 जो होंगे मेरे को अच्छा रिटर्न दे देंगे। ओके। तो पोर्टफोलियो बेसिस पे मुझे ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। सही है। तो इसलिए क्या है कि मैं ऐसे ज़्यादा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं एवरी टाइम मैं नहीं देख सकता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल मतलब रहा है आपका ना। पोर्टफोलियो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मैं पहले जब स्टार्ट करा था तो 10 करीब रखता था मैं स्टॉक, बट अब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आप कह लो या फिर मतलब करते करते थोड़ा आ जाता है ना, तो वो वाला है। तो मैं अभी मैक्स टू मैक्स 5 to 6 स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में उतने ही होंगे, ओके। कंसनट्रेटेड ही मान सकते हैं। मतलब हर एक स्टॉक में आप 20-30% इन्वेस्ट हाँ कर दो। हाँ हाँ, 20 से 25% मतलब मेरा रहता है कि 4-5 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, कभी कभी मैक्स टू मैक्स। अब बट उसका सिचुएशन है कि जैसे अभी मार्केट गिरा है ना, अभी मैं ज़्यादा लूँगा, हाँ, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल गए तो मैं 10 लूँगा अभी। बट जब राइजिंग मार्केट होगा ना मेरे पास 4-5 ही होंगे। जैसे पहले चल रहा था इस फॉल से पहले, तो मुझे शायद 2-3 क्वार्टर मैंने 4-5 स्टॉक पे ट्रेड करा, मतलब 5 का ही पोर्टफोलियो रहता था। बट अभी जैसे क्या है मुझे सस्ते मिल रहे हैं मेरे बहुत अच्छे स्टॉक, तो मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड हूँ। 10 स्टॉक हैं मेरे पास, अगर मेरे करंट पोर्टफोलियो अभी देखोगे तो 10 हैं अभी इस टाइम पे। तो बट मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 से ऊपर नहीं जाऊँ। ओके। अब टेक्निकल सेटअप में क्या है, अब ये सारे जो है ना लाइंस, ये EMA के लाइंस हैं, करेक्ट। ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे ये इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, सो ये क्या है, जो एक सेटअप की बात कर रहा था, तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मान लो आप ये 15th के अराउंड में जो ई बना हुआ है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और रिजल्ट के बाद अगर आप देखोगे इसने 24% जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा। ओके। ठीक है, मतलब इस पे वो रिजल्ट का इम्पैक्ट आ गया। रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा जो हम लोग सोच रहे थे। करेक्ट। अब ये मेरे वॉच लिस्ट में है, क्योंकि ये उन्हीं स्टॉकों में से है जो हम मेरे फिल्टर में आए हैं, उन्हीं में से ही एक स्टॉक है ये, ठीक है। तो मैंने उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। तो ये रिजल्ट के इम्पैक्ट के बाद फिर अगर आप देखोगे रिजल्ट के इम्पैक्ट, ये हाई मारा है इसने, हाँ। इसके बाद से यहाँ से 15% जो है आ सकता है। मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क करके रखा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, वो एक्सपेक्टेशन आ सकता है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10-11% तो आ भी चुका है नीचे। हाँ, 10-11% आ गया। तो जैसे ही ये 15% के नीचे क्रॉस करेगा ना, तो मैं इसको एंटर करूँगा, ओके। और 20% ऑफ कैपिटल जो है मैं इसमें डालूंगा। और ये प्राइस वो भी एरिया है जहाँ पे ये चला था, जहाँ से ये पहले चला था। हाँ, ये वही एरिया है, क्योंकि वहीं से ही इम्पैक्ट आया है। करेक्ट। तो यहाँ तक आएगा तो मैं ले लूँगा। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट भी आ गया, और ये 20% भी हो सकता है, 30% भी, 40 भी, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। जहाँ से ये रिट्रेस होना चालू होगा ना, उस हाई से जैसे ही वो 15% के नीचे जाना चालू करेगा, तो मैं वहाँ एंटर करूँगा स्टॉक में। तो अभी आप जब एंटर करने की बात कर रहे हो, तो जैसे आपने बोला कि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाँ, अगर आप 10 लोगे तो हर स्टॉक में 10-10% डालोगे। बिल्कुल। अगर आप 5 ले रहे हो तो आप हर स्टॉक में 20-20% डालोगे। डालूंगा। तो आपकी एंट्री 20% एक साथ हो जाएगी या 10% एक साथ हो जाएगी क्वांटिटी में? मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूंगा आपके, कि मान लो अभी ये तो सिर्फ बढ़ा है 20%। हाँ। ठीक है, कोई अगर बहुत फास्ट बढ़ा है, हाँ। अब मान लो 30-40% बढ़ गया रिजल्ट के बाद, कई बार क्या होता है कि सर्किट मार रहे होते हैं, वो बहुत ऊपर चले गया। तो उस तरह के स्टॉक में क्या करता हूँ मैं, जैसे मेरे को 20% लेना होगा ना, जैसे ही 15% के नीचे आएगा ना, मैं 10% ऑफ कैपिटल लगाऊंगा। आई विल वेट फॉर सम टाइम कि अगर मान लो वहाँ से रिवर्स मारता भी है, तो मैं अपना 10% कैपिटल में कमा लूँगा। और अगर 4-5% और गिरता है, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया मेरे 20% तक का है, तो अगर वो 15% से नीचे और जा रहा है, तो फिर और मैं 10% लूँगा। बट सिर्फ उन्हीं स्टॉकों के लिए जो बहुत फास्ट बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे ये केस में आप क्या करोगे? ये इसमें मैं 15% में घुस जाऊंगा, मैं 20, मतलब आप पूरा 20%, आपका 15% नीचे आया तो आप एंट्री कर मैं एंट्री दोगे। ओके, गॉट इट। और
ये जो क्राइटेरिया सारी फुलफिल हुई हैं तो ये बहुत हाई ग्रोथ काइंड ऑफ स्टॉक वो है। तो बात बराबर है। टॉप से जब 15% आया है तो ऐसी किसी रीजन से आया होगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, तो मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ। और मेरा रिस्क मिटिगेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंने 5 लिए हैं, तो एक में अगर मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो गया ना, 4-5% गिर गया उसके नीचे, तो आ जाएगा वापस। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आ ही जाएगा किसी न किसी तरीके से, बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ स्टॉक है, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। ओके। अब एक तो ये सेटअप मैं यूज़ करता हूँ टेक्निकली, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड जो मैं यूज़ करता हूँ ये 20 EM है और नीचे वाला जो है 100 EM है। तो ये अच्छा, जो सिर्फ ग्रीन दो वाला है, हाँ, ये 20 EM है हाँ, और ये जो है 100 EM है। और ये 3-3 क्यों दिख रहे हैं? जो मोटा वाला ये हाँ में हाँ है। हाँ, और ये 3 क्यों दिख रहे हैं? ये जो 100 EM है ना, हाँ, इस EM में 3 लाइन है, 100 EM ही है ये। हाँ, बीच वाला जो है बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस है, जो क्लोज होता है, ओके। और ऊपर वाला जो है वो हाई है हाई है और और नीचे नीचे वाला वाला लो जो है लो है। मतलब आपने क्या किया, जनरली मूविंग एवरेज तो लोग क्लोजिंग का ही बेसिस बनाते पे ही हैं। लगाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो आपने वो एक ऐड किया, हाँ उसके बाद आपने और एक ऐड किया 100 मूविंग एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ हाई, हाँ फिर आपने और एक ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ लो। लो करा है। तो उस तरीके से पूरा वो 3 लाइन का एक 3 लाइन पैर हो बन गया। गया, एक और हाई का। आपने जो क्लोज वाला है उसको मोटा कर दिया थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा सा ताकि हाईलाइट हो ठीक कर जाए। दिया, वो समझ गया आप कि ये भाई ये वो होगा, क्लोजिंग होगा। हाँ और ये जो 20 वाला है ना, उसका ये भी भी सेम ही है, same ऐसे ही किया, है, got हाई it। है और बीच वाली लाइन जो है क्लोज है और नीचे वाली लाइन है जो लो है। ओके। ये 20 और 100 ही लगाना है। और मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, इवन फ्री वर्जन में भी ना हाँ, 1-2 इंडिकेटर हैं वहाँ पे ऐसे, जो वहाँ पे आप लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 2 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं लगा सकते ना। हाँ, पर अगर किसी के पास अपना ब्रोकर का अकाउंट है तो हाँ तो वो उसमें तो कर वो कर सकते ही हैं, वो सकता है। आराम से कर सकते हैं। हाई लो क्लोज के तीनों अपना 100 EMA का लगा लो और हाई लो क्लोज के 20 EMA का लगा लो। हाँ, अब इसकी स्ट्रैटेजी में क्या है कि अगर अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ये कोई दूसरा स्टॉक है, वो वाला अलग स्टॉक था, ये दूसरा ये स्टॉक अलग है ना, stock है, एग्जाम्पल ही है। अब रिजल्ट के बाद मान लो बढ़ाइए, जैसे हाँ, ये जैसे रिजल्ट आप के बाद ना, सर्किट बोल रहे हो तो यहाँ पे सर्किट भी लगे। हाँ तो जैसे ये रिजल्ट आया है यहाँ पे हाँ, और ये बढ़ गया ये, Correct। ठीक है। अब इसका क्या करूँगा मैं, रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, कौन से वाले 20 EMA की। वो जोन में हाँ 20 EMA तक वो आना चाहिए, करेक्ट, क्लोज के आसपास आना चाहिए। करेक्ट। फिर जब ये 20 EMA वाले के जो हाई वाली लाइन है ना, जब वो काटेगा ना, वहाँ पे एंटर करना है। और ये वाले में आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस इसके नीचे वाला होगा, इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन सा स्टॉप अब लॉस लगेगा? 20 में क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे काटा, सबसे लास्ट वाला अगर कैंडल आप ना, Correct, ये हाई हाँ, को काटा है हाँ, यहाँ पे, हाँ, हाँ। मैं यहाँ एंटर करूँगा करेक्ट। और स्टॉप लॉस ये नीचे वाली लाइन होगी, लो वाली लाइन, ओके, मतलब वो जो 20 EMA की लो वाली लाइन, 20 मूविंग एवरेज की जो लो वाली लाइन, लो वाली लाइन है, वही लाइन का जो भी नंबर होगा वही वो हमारा स्टॉप लॉस, stop वो loss है। स्टॉप लॉस। अच्छा, ये सिंपल मूविंग एवरेज ये है। सिंपल ये में है, अच्छा, ये सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है average और वो भी ईएम में थी। हाँ वो भी EMA, आपके मैं मेथड यूज़ में करता सब हूँ, ईएम EMA ही ही है। है, ऐसे में ओके, नहीं करता यूज़। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसका बड़ा बेनिफिट है कि जब भी ये रिट्रेस होके ऐसे 20 EMA के हाई को काट के आपने एंट्री कर लिया ना आपने, और ये हाई ग्रोथ स्टॉक है, तो मेरे साथ जो होता है अभी तक हिस्टोरिकली कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बहुत कम, बहुत कम हिट होगा। अगर उसने हाई काटा हुआ है ना और आपने लो पे लगाया हुआ है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा बहुत बार। और दूसरा क्या है कि आप राइड कर सकते हो ट्रेंड को, ओके। क्योंकि जैसे जैसे वो अब बढ़ता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, और आपका ये में तो स्टॉप लॉस साथ में नीचे चलता था, रहेगा। ये में चलता रहेगा। एग्जिट कब करोगे, जब हाँ। नीचे काट लेगा वो। मतलब एग्जिट का रूल वही है हाँ कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जब लो वाला एवरेज ब्रेक होगा तब हम काटेंगे, तब एग्जिट करो। तो ये स्टॉक में हमारा टारगेट कुछ नहीं है। टारगेट कुछ नहीं, ये राइड स्टॉक करना में है, हमारा टारगेट ये है कि वो मूविंग एवरेज के साथ इसको राइड करते रहो। मूविंग एवरेज के हाँ, मतलब जोन के साथ, जोन के साथ राइड करते और जोन में भी सबसे ज्यादा काटने में हमारा इंपॉर्टेंट तो लो वाला मूविंग एवरेज है 20 हाँ हाँ, लो तो जब वो काटे उसको एग्जिट कर लो वहाँ पे। ओके, गॉट तो इट। ये क्या होता है, ये बड़ा बेनिफिशियल तब है जब आप ना किसी एक अच्छे स्टॉक में एंट्री करते एंट्री कर गए हो और आपने लिया, और कई बार क्या होता है ना, हम ले लेते हैं और हमने 15% में मैंने एग्जिट कर दी, जैसे पहला वाला मैंने एग्जांपल बताया, तो बड़ा दुख होता है बाद में यार, इतना मैं अभी आपको वही पूछने वाला था डबल ट्रिपल हो कि गया। सर इतना हाई ग्रोथ कंपनी है और हमने इतनी सारी रिसर्च की तो हम उसमें 15% ही क्यों कमाएं? हाँ वही, उस सिचुएशन के लिए ये वाला जो है जो टेक्निकल सेटअप है, ओके, ये ठीक है। तो सही है।
मैं आजकल तो इसको भी और उसको दोनों यूज़ करता हूँ। वो कब होता है, जैसे मान लो मैं उस वाले सेटअप को तब यूज़ करता हूँ जैसे रिज़ल्ट अच्छे आए, मैंने पोर्टफोलियो बना लिया और मुझे महीने में या 40 दिन में मुझे दिख गया कि 15% रिटर्न आ गया, तो मैं फिर कुछ नहीं देखूंगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जिट पूरे पोर्टफोलियो पे, पूरे पूरे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पे एग्जिट करूंगा अच्छा, मैं। ओके। तब तो वो वाली स्ट्रैटेजी है। हाँ। और मान लो मैंने क्योंकि जब आप स्टॉक को देख रहे हो ना हर क्वार्टर में, तो कई कई ऐसे स्टॉक है ना हर क्वार्टर में फंसेंगे आपके फिल्टर में, तो मुझे पता चल रहा है कि 2-3 क्वार्टर से वो अच्छा कर रहा है। हाँ, मतलब एक स्टॉक है जो एक दो हाँ, स्टॉक है जो हर क्वार्टर के आपकी हर वॉच क्वार्टर लिस्ट में में आ आ रहा रहे है। हैं। हाँ, तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि हर क्वार्टर में ऐसा कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस तरह के स्टॉक को ना ये वाली मेथड सेटअप में अप्लाई यूज़ करूँ, क्योंकि वो फिर नीचे नहीं आता, वो जाता ही रहेगा ऊपर। शायद वो मल्टी बैगर निकले। मल्टी बैगर भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो ठीक उस है। केस में हम इसको यूज़ करता हूँ। अब अगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना होगा तो वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब ये स्क्रीनर है। राइट, जो आपने बताया। हाँ जी, तो इस स्क्रीनर में क्या है, आप यहाँ पे जाओगे जो क्रिएट न्यू स्क्रीन करके, यहाँ पे वो जो पैरामीटर है सब कॉपी पेस्ट, कंडीशंस डालेंगे। हाँ यहाँ पे डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो ये कोई नहीं करना चाहता, यहाँ वही कॉपी पेस्ट ही करना है, यहाँ पे फिर रन क्वेरी करना है, तो अगर कोई नहीं करना चाहता इतना भी ना, तो मैंने अपने नाम से ना एक बना रखा है यहाँ पे अरे वाह, स्क्रीनर। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे जाओ नीचे, शो ऑल स्क्रीन करो, और यहाँ पे सर्च वाले में ना, यहाँ पे अगर आप मेरा नाम डालोगे प्रकाश बेउरा करके, आप सर्च करोगे ना, तो ये दिख जाएगा। ओके, तो ये आप अपना सेव कर सकते हो, बुकमार्क कर सही है। सकते हो। हाँ तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खाली हाँ, ये तो ऑब्वियसली आप डिस्कशन एक के लिए। मेथड बता रहे हो हाँ तो जी, उसके ऊपर एग्जांपल आ हाँ रहे जी। हैं। तो अब मैं आपको कह रहा था ना 29 रिजल्ट आए हैं। हाँ तो अगर मैं ये क्वेरी मैंने यहाँ डाले हुए हैं नीचे, ये सेम है जो हमने प्रेजेंटेशन में डाला था, और इनको जब मैंने रन किया, अच्छा ये ज़रूर करना है, यहाँ पे जो लिखा है ना, मेरे तो पहले से सेव्ड है, तो ये करना है कि जो लेटेस्ट वाले हैं वही दिखाएं, पुराने नहीं दिखाएं, है करेक्ट ना। करेक्ट, गॉट इट। तो रन करोगे तो 29 ही रिजल्ट आएंगे। ओके, तो ये सारी कंपनीज़ है। अब अगर आप, या तो आप कोई स्टॉक बताओ या तो मैं आपको बताता हूँ कि एक दो को अगर हम रिव्यू आप कर भी सकते कोई हैं। भी बताओ। हाँ, आप कोई भी बताओ। तो मान लो हम ये देख लेते हैं, टिप्स म्यूजिक। ठीक ओके। है, हाँ इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो ये आ गया आपका सेल्स के नंबर आ गए। ये देखो 81 है, हाईएस्ट है राइट। सेल्स। ओपीएम देखो 74 है, लास्ट क्वार्टर भी 74 था, इस क्वार्टर भी 74 है। और नेट प्रॉफिट 48, वो भी हाईएस्ट है। 3 चीज़ें देखनी है बस हमें। बराबर। ठीक है, और एनुअल वाले में आप देखो 242 हाईएस्ट है। करेक्ट। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 66% है। हाँ 55% था पहले, कम नहीं हुआ, एटलीस्ट बढ़ा हुआ है। और आप प्रॉफिट पे आओगे तो 127 है। ठीक है, परफेक्ट। हाईएस्ट हाँ है। हाँ, तो और हमें बैलेंस शीट में क्या देखना है, बोरोइंग्स बोरोइंग्स देखना है। देखनी है। बोरोइंग्स भी ठीक है, 4 करोड़ का है तो इतना हाँ, मतलब ज़्यादा है नहीं, मतलब सेम ही 5 है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही सेम। है, बहुत ज़्यादा बढ़ा वगैरह कुछ है नहीं। अब नीचे आएंगे तो प्रमोटर होल्डिंग। अब प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो एक में तो बढ़ा ही है जून क्वार्टर में, और यहाँ पे देखो एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है ना, कि कम हुआ है। करेक्ट। है ना, और ये कम हुआ है बट इधर बढ़ा है, तो कोई स्विच भी हो सकता है, तो ये इट्स ओके। अब जैसे मैंने ये चीज़ें देख लिया, अब ये सिलेक्ट हो गया, तो ये वॉच लिस्ट में लेके क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। करेक्ट। अब मैं अगर वॉच लिस्ट पे जाऊँ तो मैंने उन्हीं स्टॉकों को यहाँ पे ऐड कर रखा है। परफेक्ट। अगर ये टिप्स म्यूजिक का ही है ये, तो इसका अगर आप चार्ट देखोगे, ये इमेज ही लगे हुए हैं। हाँ, ये जो आपकी है ना, पहली मेथड ये है। वही जो पहला मेथड है, ये इमेज ही लगे हुए हैं। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद ये अच्छा बढ़ा है, उसके बाद नीचे आया, और यहाँ पे मैं उस चार्ट में बता रहा था ना कि यहाँ पे आना चाहिए 15%। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ इसको टॉप से, तो टॉप से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 15% के आसपास, यहाँ कहीं आसपास इसकी बाइंग होनी चाहिए। ओके। और इसमें आप देखोगे तो आरएसआई लगा मैं हुआ अभी है। आपसे यही पूछने वाला था कि सर आपकी इसमें आरएसआई दिख रहा है ये मुझे। आरएसआई है, और जो बीच वाली लाइन है हाँ। ये 50 की लाइन है, और ओके। 70-30 ऊपर वाली। ठीक है, और एक कंडीशन अगर आप ऐड करना चाहो इसमें थोड़ा सा और फिल्टरेशन के लिए कि
जब आप 15% पे ले रहे हो ना तो RSI 50 के ऊपर होगा ना तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मतलब वो मोमेंटम चांसेस ज़्यादा है। इंडिकेटर है तो अपने को काम आएगा। क्योंकि आगे 2-3 और स्टॉक हम देखेंगे तो कईयों में क्या है कि सब कुछ ठीक है बट RSI 50 के नीचे है ओके तो फिर वो परफॉर्म नहीं करते अच्छे। ओके और अगर एक चीज़ और देखोगे इनके सारे EMA जो 10 के 10 EMA हैं ये सारे के सारे मतलब राइजिंग है राइजिंग है। और बढ़िया पैटर्न है। ऐसे नहीं कि जिगजैग हो रहा है कहीं गिर रहा है कहीं बढ़ रहा है, इस टाइप का नहीं है। तो ये जो है ना ये परफेक्ट सेटअप काइंड ऑफ स्टॉक है। तो फंडामेंटली अच्छा था हमने देख लिया परफेक्ट। और टेक्निकल अच्छा था ये। हाँ तो इसको क्या करूँगा मैं ऐड कर लूँगा अपने वॉच लिस्ट में। ओके अब मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे वेट करना है कि ये जब 15% के नीचे आएगा ना तभी मैं एंटर अब करूँगा एंटर करोगे। और RSI 50 के ऊपर होने चाहिए तो फिर और थोड़ा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। अब एक कोई और देख लेते हैं। अब जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन शांति गियर देख लेते हैं। ओके ठीक है, ये भी आया है फिल्टर पे। अब इस पे देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं है ना। सेल्स अगर आप देखोगे ना सितंबर की कितनी है 155 है राइट है ना। ये सितंबर से सितंबर तो बढ़ा है ये, बड़ा है। बट अगर आप वैसे देखोगे ना मार्च में हाँ मार्च वर्सेस सितंबर अगर दूसरे क्वार्टरों में कंपेयर करोगे ना हाँ तो अच्छा खासा मूवमेंट होता है 123 125। देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या है 155 है हाँ हाईएस्ट में इसको क्यों नहीं मान रहा हूँ हाँ क्योंकि पुराना का भी देखोगे ना एक 154 भी है फोर था है राइट। ना। अगर ये 140 होता या कुछ उससे थोड़ा कम कम होता। होता तब मैं इसको कंसिडर करता। मैं अब नहीं करूँगा इसको, अब मेरे यहीं से ही फिल्टर खत्म हो गया। मतलब ये क्या है ना कि आपके फिल्टर में स्टॉक आया हाँ बट आपने और डिटेल में देखा तो थोड़ा उसमें वेरिएशन मिला वेरिएशन लगा। तो आपने उसको हटा ही दिया फिर। हाँ हाँ अब 29 है ना, मुझे तो 10-12 चाहिए, मतलब आप अभी इसमें आगे बढ़ोगे ही नहीं। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। हाँ मतलब आपने जो 20 स्टॉक्स निकाले थे हाँ उसमें से भी एक स्टॉक को आपने खुद ही हटा दिया खुद ही side हटा में। दिया। अब समझ गया। 29 फिल्टर आए हैं ना तो ऐसे ऐसे करके देखोगे ना तो आपके पास मुश्किल से मतलब 10-12 अगेन आपकी बचेंगे। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्कुल ये बढ़ेगी। स्टॉक हटाने से। बिल्कुल बढ़ेगी। गॉट इट। तो वो है। और अगर आगे वैसे तो आगे देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहीं से वो डिस्क्वालीफाई हो गया ठीक अपने है हिसाब समझ से। गया। अब एक कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए करके टाइप। अब जैसे फाइन ऑर्गेनिक है, ये बड़ा Okay. फेमस हुआ करता था एक टाइम पे, बड़ा ट्रेड मारा है बहुत मैंने अच्छा past चला भी में। है ये, हाँ बहुत हाँ। अच्छा चला है बट अब थोड़ी सी फंडामेंटली ठीक नहीं है ये। हाँ जो अब पता नहीं रिजल्ट में आया तो देख लेते हैं क्या होता है। अब फाइन ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो इसके तो पहले से ही वो फुलफिल नहीं होगा। देखो 828 था इसके पहले नंबर थे ज़्यादा। 750 था है ना, और 699 था, और इस क्वार्टर कितना है 596 आ रहा है। तो फिर ये लिस्ट में नहीं होगा, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट गॉट तो इट। इस तरीके से क्या करके एक कोई एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये भी अच्छा स्टॉक है, ये भी देख सकते हैं एक। तो इसमें भी वही सेम है, बट हाँ इसमें एक चीज़ है कि ये इससे तो ज़्यादा पहले से हो रखे हैं है ना? हाँ हाँ और दूसरा क्या है कि जून और इसमें देखोगे ना कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा फर्क नहीं बड़ा है। फर्क नहीं है। और यहाँ पे भी देखो 753 था करके। करेक्ट करेक्ट। तो मैं इसको नहीं लूँगा। और मैं आपको शायद 2 क्वार्टर पहले की बात बता रहा हूँ, 2 या 3 क्वार्टर पहले मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन में कम से कम 4 या 5 ट्रेड मारे, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बड़े अच्छे आए थे। मेरी रेटिंग के हिसाब से बड़ा अच्छा था, बट ये 2-3 क्वार्टर से नहीं आ रहे हैं तो आप फिल्टर में नहीं रहते। तो जब फिल्टर करने के बाद इस तरह के कुछ डेविएशंस आते हैं ना तो फिर वो लिस्ट में नहीं रहेंगे। फिल्टर करने का हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि जो भी फिल्टर में आया वो ले लो, सारे ले लो, हाँ वो नहीं लेना। फिल्टर करने का ये मतलब है कि हम लोग वो स्टॉक में से और अच्छी चीज़ें ढूंढ, मतलब पूरे मार्केट में से हमारी कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है वो पहले देखे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो आपने अभी बताया वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो वो भी अपने लिस्ट में से निकल जाएगा। हाँ, नहीं तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि ये सारी चीज़ें आप फिल्टर में नहीं डाल सकते। अगर सारी डाल दोगे तो फिर कंपनीज ही नहीं आएंगी। हाँ तो इसलिए बेसिक डाल के आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। आपको ये जो 29 फिल्टर में आए हैं स्टॉक्स, हाँ है ना, फिल्टर करने के बाद इस 29 को जब आप ऐसे ही देखने लगोगे ना, और 29 तो अभी दिख रहे हैं, जब आप रिजल्ट आएंगे तो दिन में 3-4 आएंगे, तो 3 को देखने के लिए मेरे हिसाब से 20 मिनट बहुत है, हाफ एन आवर बहुत है। हाफ एन आवर में अब तीनों देखा, तीनों में कुछ गड़बड़ है, तीनों छोड़ दो।
नेक्स्ट डे आपने देखा कुछ और आया, दो आपको ठीक लगे तो दो को लेके ऐड कर लो। बहुत ही मतलब कितना साल हो गया सर ये आपको ये करते हुए? मैं इसको 3.5 ईयर से कर रहा हूँ। बट आपने बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मतलब डेवलप की है, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। मतलब आपकी मेथड में है ना एक क्लियरिटी है कि हमें क्या नहीं करना है, हाँ, और उसके बाद जो बच गया वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते और अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो इतना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों रख रहे हो। हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचेगी लास्ट में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद। अब 10 ही बचते हैं। अब हाँ 10 स्टॉक में से मुझे 5 ही लेनी है। अब हाँ, मैं ढूंढता रहता हूँ कब मतलब राइट टाइम आए और बाय हर करने के हर लिए। स्टॉक में 10 स्टॉक में एट अ टाइम सेम आपको एंट्री मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं, और इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ। हाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने सब पे लगा रखा है कि ये हाई पहुँच गया, अब उस पे 15% के बाद ना मैं जो भी आप ब्रोकरेज यूज़ करते हो, ब्रोकर यूज़ करते हो, उस पे आप लगा सकते हो ना कि इस प्राइस पे अलर्ट टच आएगा। अलर्ट तो लगा सकते हैं। अब मैं जॉब पे होता हूँ तो मैं इतना तो नहीं टाइम दे सकता, बस अलर्ट का वेट रहता है मेरे को। अगर एक आया ना, तो आप मान लो मैं 50 लैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं 10 लैक्स का एक ही लूँगा, बाकी 40 लैक्स अपना अकाउंट में ही बट रहेंगे। सही है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही लॉजिकल है, और ये मेथड है ना कहीं ना कहीं अभी जो मैं फंडामेंटल्स पढ़ रहा हूँ ना, वो चीज़ों से भी आपकी बात बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रही है कि ऐसे स्टॉक्स अच्छे होते हैं जो हर क्वार्टरली बेसिस पे अपना ग्रोथ कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और अगर आपके पास कोई एक सेम सेक्टर के 2-3 स्टॉक है तो आप उसमें से वो वाला स्टॉक ले सकते हो जो ज़्यादा वो सेक्टर में और अच्छी तरीके से अच्छे काम से कर रहा कर है। रहे हो, हाँ। मतलब 2-3 सेक्टर में स्टॉक होने के बाद भी आप उसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ है उसमें आप जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है आपका फंडामेंटल और थैंक यू। टेक्निकल का। और अभी मेरे को समझ में आया कि आपने टेक्निकल को सिर्फ एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया से यूज़ हाँ किया हाँ है, हाँ। ना ही कि आपने उसमें स्टॉक सिलेक्शन किया, ना ही आप उसमें कंपनी के बारे में कुछ देख रहे हो। नहीं। आप मेजर जो इंजन है, जैसे ट्रेन का जो इंजन होता है वो आपका है, मेजर ड्राइव आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल है, हाँ। और उसके बाद जो पीछे की चीज़ें हैं हाँ जी। कि भाई ये एसी डब्बा हो गया, थर्ड क्लास हाँ डब्बा हाँ हो हाँ गया, हाँ, कह सकते फर्स्ट हैं। टायर टीयर हो गया, 2 टीयर हो गया। हाँ हाँ। तो ये आप अभी फिर ऐसे हो कि आप फर्स्ट ईयर में ही बैठोगे। बिल्कुल। और अब क्या है ना कि मिस नहीं होंगे, अब कोई अच्छे स्टॉक होंगे ना। मैं एक एग्जांपल बीच में बताऊंगा आपको। एक वोल्ट एएमपी करके स्टॉक हुआ हाँ करता था, वोल्ट टाइम। मैंने बहुत अच्छा उसमें मतलब ट्रेड मारे हुए हैं मैंने। 2 क्वार्टर से मेरे उस पर नहीं आता है, तो जो मेरे सर्कल में लोग हैं वो कहते हैं वोल्ट एएमपी पहले बोलता था बड़ा अच्छा स्टॉक है, अब क्यों नहीं लेना है। मैंने कहा, पहले था अच्छा वो, अभी नहीं अब है। नहीं है वो। तो 1 क्वार्टर में मान लो मेरे लिए कोई बड़ा फेवरेट स्टॉक होगा ना, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो मेरे लिस्ट में ही नहीं होगा वो। करेक्ट। अब मैं कोई ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ नहीं बैठता कि ये मेरा स्टॉक है, मेरी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा रिजल्ट्स आएंगे वही मेरे क्राइटेरिया में आएंगे, और मैं उन्हीं को ही ट्रेड करूँगा। पिछले चाहे वो कितने भी कमा के दिया हो और कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, अगर इस क्वार्टर में नहीं होगा तो मेरे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बड़ा शॉर्ट टर्म सोच रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कि मैं उसको 4-5 साल लेके बैठूंगा, शायद मैं भी उस कंडीशन में रखना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत नहीं है उसको करने के राइट। लिए। अभी सर हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं ना, हम उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं बिल्कुल। कि अगर किसी भी ट्रेडर को या किसी भी व्यूअर को फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है तो आप क्या सजेस्ट करते हो, और क्या बनना भी चाहिए? देखो, अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर बनना है जिस किसी को, और अगर मान लो जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, और तो जॉब के साथ भी आप मैं कर पा रहा हूँ इसको। ये एक्चुअली फुल टाइम ही काम हो गया। हाँ, मतलब ये फुल टाइम तो नहीं नहीं नहीं, कहेंगे। मतलब हाँ, ये भी काम एक तरीके से फुल टाइम ही है फुल ना, टाइम ही है। हाँ, पर आपको इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा टाइम है। ज़्यादा नहीं देना हाँ, पड़ता है। अगर आपके पास समझो 10 करोड़ का कैपिटल हो हाँ, और आप ये काम करो तो भी आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर बिल्कुल सकते कर हो। तो सकते एक हैं। तरीके से आप वो फुल टाइम ही काम कर फुल रहे हो। टाइम ही काम कर रहे बट इसको आपको टाइम प्रॉपर ऐसा नहीं है कि 9 से 10 पूरा बैठना ही है। हैं। नहीं, हाँ, तो मैं मेरे जैसे क्या होता है कि मैं तो देखता ही नहीं। तो मेरा क्या है कि जैसे रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन आ गया, 5 मिनट खोल के देखा, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए, इवनिंग में एक बार देख लिया। 3 कंपनी तो देख ही सकता हूँ ना, 10 मिनट लगेंगे। तो कोई जॉब के साथ अगर इस तरह का काम करता है तो उसको जॉब मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है जॉब छोड़ने की। आप एक अच्छा आ रहा है आपका इनकम सोर्स से, और दूसरा आप ये ऐसे कर सकते हो। बट अगर किसी को करियर ही बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो फिर उसको मे बी फुल टाइम, और फुल टाइम तब करना चाहिए जब आप 2-3 साल प्रॉफिटेबल हो
और आपका एक कोई सिस्टम है जिसको आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। देखो कोई भी कितना भी बोले कि मैं साइकोलॉजी बड़ा फॉलो करता हूँ या ट्रेडर जो है ना वो 100% कभी नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी ग्लिचेस तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो फुल टाइम बन सकते हैं ट्रेडर, बट उसके लिए आपको फिर मेहनत वो फुल टाइम वाली होनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर बनने के लिए 5 साल देते हैं ना, या इंजीनियर बनने के लिए 5 साल देते हैं, तो मार्केट को ऐसे देना है, उसको एज ए करियर मानना चाहिए, एज ए बिजनेस मानना चाहिए। ये नहीं कि आप जॉब कर रहे हो और आप 3-4 महीने प्रॉफिटेबल हो गए और आपने जॉब छोड़ देता हूँ मैं, या बिजनेस कर रहे हो आप छोड़ देता हूँ मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ। आई वोंट सजेस्ट दोज काइंड ऑफ डिसीजंस। सही है। और सर आप 2-3 ऐसी बुक, मतलब आप खुद एक पब्लिकेशन के साथ काम करते हो और आपने बहुत सारी बुक पढ़ी है, तो आप कोई ऐसी 2-3 बुक अगर हमारे व्यूअर को सजेस्ट करना चाहो? एक तो ट्रेडिंग इन द जोन वाली बुक बहुत अच्छी है, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया अभी। मैंने कहा आपके लिए ले आता हूँ। हाँ। एक दूसरी बुक है जो ओनिल की मैं बोल रहा था, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ओनिल की बुक है। वो बड़ी अच्छी बुक है, उसके 2-3 हैं पार्ट्स बुक है है, उसके। हाँ 2-3 पार्ट्स हैं, वो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अगर कोई सच में ही करियर बनाना चाहता है स्टॉक मार्केट में, वो करना चाहिए। और एक अगर थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में कोई बुक पढ़ना है तो एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करके एक बुक है, सौरभ मुखर्जी करके। तो उसमें क्या है कि ना लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं जैसे एशियन पेंट्स हैं और इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको कैसे निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, वो थोड़ा सा ना क्वालिटेटिव टाइप का है। जैसे मान लो कई लोगों को पसंद होता है कि अगर मैं एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो नंबर देख रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि अच्छा एशियन पेंट में क्या है, कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं, वो जाके डीलरों से बात करते हैं, ये करते हैं, जो डीप डाइव करते हैं, जो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो बुक अच्छा है उनके लिए। सही है। बहुत ही मज़ा आया सर आपके साथ ये सेशन में, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। देखो हमारा इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम 30 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाएं और हम आपको उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन हो वो दे दे। हमारा इंटेंशन वो होता है वीडियो बनाने का कि एक पर्सन है जिसने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है, जैसे सर ने बोला कि आपने बहुत सारी चीज़ें देख के ये चीज़ को बनाया है। मतलब ये आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि आपकी खुद की है, नहीं, आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखा है और आपने इसको बनाया है। एंड अभी आप लोगों के साथ वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को भी हमारे ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो देख के आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतना हमारे चैनल को थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिदम्स अच्छे चलते हैं और आपको उससे पैसा लगने वाला नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सके। और सर आज दिल्ली से हमारे पास इसीलिए आए थे और हमने 1 महीने पहले ही बात की थी। हाँ शायद 1-1.5 महीने पहले हमने। तो हमारा ऐसा इंटेंशन होता है कि भाई जो हो सके, इनफैक्ट सर ने ऑफ कैमरा ये बोला है कि मेरा इंटेंशन यही है कि लोगों को वैल्यू मिल सके। तो हाँ बिल्कुल, और जो लोग नए आए कम से कम इधर उधर भटके ना, वो सिंपल सी कोई अपना एक सिस्टम बनाएं और अपना ट्रेड करें और कमाएं अच्छा। राइट। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि ये फंडामेंटल पैरामीटर्स लगाने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सर की ही टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज़ करो। हाँ अपना कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट करिए कि सर ने ये बताया, तो आप भी थोड़ा देखने की कोशिश करिए। जैसे आज मैंने आपके यहाँ पे ये नया सीखा कि आप एक मूविंग एवरेज में 3 चैनल कैसे बना सकते हो। हाँ। फ्रेंडली मुझे ये पहले पता नहीं था, या फिर मैंने कभी ये चीज़ को ट्राई ही नहीं किया था, बट ये भी एक एरिया है। और ऐसा सब चीज़ें वही कर सकता है जो कुछ स्टडी कर रहा हो, उसको ही पता चलेगा। राइट, ढूंढना पड़ता है, कॉमन नहीं है ये। तो मज़ा आया सर, थैंक यू। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।